Now, good morning to all. ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आई होप वॉइस वीडियो एंड स्क्रीन क्लियर होगा, तो एक बार इनपुट दे देना आप लोग। सो स्टार्ट करते हैं हम सेशन आज का। ठीक है, चलिए। थोड़ा मैराथन टाइप रहेगा। ओके, सो आपको अपने आप को एंगेज करने के लिए क्या करना है, पेन पेंसिल जो भी आप नोट डाउन करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें मैं आपको 5-10% आपको नहीं भी बता दूं। ठीक है ना, मतलब जो आपने इनिशियली लर्न ना की हो। मैंने सारे ग्रुप में ये भेज दिया है, ये सॉफ्ट फाइल। ठीक है, ये सॉफ्ट फाइल और एक और सॉफ्ट फाइल मैं थोड़ी देर में भेजता हूँ। ठीक है, उसी में से हमें रिविजनरी सेशन करना है। सुनाओ, मतलब पूरा डायरेक्ट टेक्स्ट अगर रिवाइज करना है, मतलब एग्जाम के अगले दिन मान लो पूरा आपको डीटी कंप्लीट करना है, तो ये मटेरियल आपको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, जो आपको स्पाइरल दे रखी है और जो कंपाइलर आपको दे रखी है, ठीक है, वो तो आपको करनी है। बस चलिए यहाँ पे देखो अभी। तो उस केस में एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपको ये कंप्लीट करना है, तो दिस मटेरियल विल बी हेल्पफुल टू यू। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो रिविजनरी सेशन होता है उसमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, डाउट्स अलाउड नहीं है। ठीक है ना, तो डाउट्स कोई पूछिएगा मत। आफ्टर सेशन में जब बोलता हूँ तब आप क्या पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़े प्रोटोकॉल आपको समझा देता हूँ। तो डाउट्स अलाउड नहीं है। एक दूसरे से कोई, मतलब चैट बॉक्स में अननेसेसरी, अगर मैं कुछ मान लो कि कुछ कमेंट करता हूँ, तो अननेसेसरी आपको चैट बॉक्स में किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन देना नहीं। ठीक है, और एक चीज जो है, आपको अपना माइक क्या रखना है, ऑफ रखना है ऑल द टाइम। ठीक है, सो मेक श्योर ये करना, क्योंकि क्राउड ज्यादा है तो फिर आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो डिस्टर्ब नहीं होगा, पर दूसरे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स से। सो अगर मैं ओरली बोलता जाऊंगा, सब लोग सुनना कान खोल के। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड मतलब कोई भी टैक्स इंडिया में अगर आप लगाते हो, तो उसका एक क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। तो मैंने आपको है ना इनिशियल सेशन में बताया था कि कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 265 में ऐसा लिखा हुआ है कि इंडिया में कोई भी टैक्स आप विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ चार्ज नहीं कर सकते। मीन्स नो टैक्सेस इन इंडिया shall levy and collected without the authority of law। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है, 265 में लिखा है। फिर एक उन्होंने सेपरेट आर्टिकल क्रिएट किया, एक सेपरेट आर्टिकल उन्होंने क्रिएट किया, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में उन्होंने बाइफर्केशन किया। बाइफर्केशन उन्होंने ये किया कि हम एक लिस्ट बना देते हैं। उस लिस्ट में उन्होंने ये लिख दिया कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगा, और कुछ जगहों पे उन्होंने ड्यूल बात भी की हुई है। ठीक है, सो मैंने एक लिस्ट आपको बताई थी 7 शेड्यूल में, आपको याद हो आर्टिकल नंबर 246 में, तो 7 शेड्यूल था और लिस्ट नंबर कौन सा था, तो लिस्ट नंबर कौन सा था दोस्तों, 1। और लिस्ट नंबर 1 में इनकम टैक्स का जेनेसिस आपको कहाँ मिलेगा, एंट्री नंबर 82। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, क्या एमसीक्यू में वो लोग क्या पूछेंगे कि कौन से एंट्री में इनकम टैक्स लगता है, तो आपको ध्यान रखना है एंट्री नंबर कौन सा, 82। फिर एक आर्टिकल और भी है जो ग्रुप 2 में आईडीटी जो आता है, उसमें जीएसटी जो आता है, उसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर कौन सा है, 246A। नाउ द 246 आर्टिकल जो है फ्रेंड्स, वो आर्टिकल 246 स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव लेवी की बात करता है। एक्सक्लूसिवली मतलब क्या, या तो सेंट्रल टैक्स लेगा या तो कौन लेगा, स्टेट टैक्स लेगा। बट अभी जीएसटी में क्या था कि दोनों को अपनी रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज करके आना था, तो उसके लिए उन्होंने ड्यूल लेवी बनाया। तो ड्यूल लेवी के लिए उन्होंने कौन सा आर्टिकल क्रिएट किया, आर्टिकल 246A। तो जो लोग ग्रुप 2 भी देने वाले हैं, वो आर्टिकल 246 भी, 246A भी याद रखें। क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा लेवी, जीएसटी का लेवी। समझ आ गया सबको। नाउ उसके में लिखा हुआ इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एवरी पर्सन। तभी आपको मैं क्या समझाऊं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट। जिस ईयर में इनकम को हम अर्न करते हैं उसको कौन सा ईयर बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं उसको हम कौन सा बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। ठीक है, नाउ ये मेरे हिसाब से आपको 5 मार्क के थ्योरी में पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा ना, उसके अंदर सेक्शन नंबर, मतलब
ये आपको थियरी में पूछा जा सकता है। आप सब लोगों को पता होगा जैसे सेक्शन 1 जो है इनकम टैक्स का वो है इंट्रोडक्शन, सेक्शन 2 जो है वो है डेफिनेशन, ठीक है। वैसे है सेक्शन 3, सेक्शन 3 किसका है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में इनकम हम क्या करते हैं, अर्न करते हैं, उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। पर टैक्स हम कब पे करते हैं? असेसमेंट ईयर। बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एक्सेप्शंस बनाए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या रहेंगे? डिफरेंट नहीं रहेंगे, सेम रहेंगे। ऐसा क्यों किया होगा? उनके पीछे मतलब उसके पीछे का क्या लॉजिकल रीजन है? उसके पीछे का लॉजिकल रीजन ये है कि अगर हम हमारी टैक्स की कैलकुलेशन को पोस्टपोन कर देते हैं असेसमेंट ईयर तक, तो इट माइट हैव बीन द पॉसिबिलिटी कि हम उस पर्सन को ट्रेस ही ना कर पाए। कुछ लोग होते हैं ना कि लाइक इंडिया में आए और फिर 90-100 दिन या 3-4 महीने इंडिया में रह के गए और पैसा अर्न करके इंडिया से बाहर चले गए, तो उनसे टैक्स कब लेना पड़ेगा? क्या उनसे टैक्स हम असेसमेंट ईयर में लेंगे कि फिर प्रीवियस ईयर में लेना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर। तो ऐसे कौन सा एक्सेप्शन है? तो उसमें देखो लिखा हुआ है शिपिंग बिजनेस ऑफ 505 नाम याद रखना है। शिपिंग बिजनेस ऑफ क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। तो अभी शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट को टैक्स असेसमेंट ईयर में नहीं पे करना है, कौन से ईयर में पे करना है? तो वो आपको पे करना है दोस्तों प्रीवियस ईयर। पर्सन लिविंग इंडिया मतलब ऐसा व्यक्ति जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो अगर इंडिया छोड़ के जा रहा होगा तो उसको भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना है? प्रीवियस ईयर में। ईओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पर्टिकुलर इवेंट और क्या होता है? पर्पस मतलब ऐसी चीजें जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनी हुई है और वो शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे ही पर्पस खत्म हो जाता है, तो उस केस में भी हमें अपना प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर अलग अलग नहीं रखना है। क्या रखना है? सेम रखना है। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड व्हाट? टैक्सेस एंड डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये 505 नाम लोग आप क्या रखना, याद रखना, थ्योरी में आ सकते हैं। मतलब आपको ऐसा पूछेंगे कि लिस्ट द और दी लिस्ट आउट द केसेस इन विच द प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वुड रिमेन सेम, तो आपको ये 500 लिख के आ जाता है, ठीक है ना? ओके। नाउ आप सब लोगों को पता होगा कि अगर आपके पास अनडिस्क्लोज इनकम होता है, कौन सा इनकम होता है? अनडिस्क्लोज। तो अनडिस्क्लोज इनकम का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी इनकम जो आपने पहले डिस्क्लोज नहीं की थी, और हमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से अपेरेंटली ये पता चला है कि आपके पास कुछ इनकम है जिसका डिस्क्लोजर आपने पहले नहीं दिया है। जैसे आपके पास अनअकाउंटेड क्या था? असेट था, या कैश क्रेडिट था, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स आपके पास है, या फिर ऐसी कोई भी चीज है जिसका आपने पहले डिस्क्लोज नहीं किया है। तो आप सब लोगों को पता होगा, एक सेक्शन मैंने आपको बताया था, सेक्शन कौन सा? 115 बीबीई। उसमें कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 78% टैक्स लगेगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। तो हम कितना परसेंट टैक्स लगाएंगे? 78। उसमें आपको दे रखा है, ये सारे नाम आपको दे रखे हैं, ठीक है ना? तो ये भी आपको किससे पूछे जा सकते हैं? किसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स? थियोरी में पूछा जा सकता है। ओके, तो ध्यान रखना। सेम वे जैसा ये पूछेंगे वैसे ही वो लोग ये भी पूछेंगे। वो लोग ऐसा भी बोलेंगे कि मेंशन एनी 3 केसेस, मेंशन एनी 3 केसेस, ठीक है ना? मेंशन एनी 3 केसेस जिसमें अनडिस्क्लोज इनकम पे मतलब कौन सा टैक्स लगता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये 3 नाम लिखने हैं और टैक्स रेट कितना लिखोगे? 78। उसमें मैंने आपको टैक्स रेट बताया था, 60% बेसिक टैक्स रेट है, 25% क्या है? सरचार्ज है, एंड 4% क्या लगता है? जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स है वो तो लगता ही। टोटल इनकम, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम? सो टोटल इनकम इज नथिंग बट द व्हाट? टोटल ऑफ ऑल 5 हिट्स आफ्टर क्लबिंग। फिर उसके अंदर सेट ऑफ की इफेक्ट देने के बाद फिर हम एक इफेक्ट और देते हैं, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद जो इनकम हमें मिलती है उसको हम कौन सी इनकम बोलते हैं दोस्तों? टोटल इनकम। कौन सी इनकम बोलते हैं? टोटल इनकम। वापस रिपीट करता हूँ, टोटल ऑफ ऑल 5 हिट्स, क्लबिंग, एंड फिर क्या करना है? सेट ऑफ। उसके बाद हमें डिडक्शन का इफेक्ट देना है, और जो बाद में हमारे पास बचता है उसको हम कौन सी इनकम बोलते हैं? टोटल इनकम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल इनकम हैज टू बी कंप्यूटेड as per the provision contained in the Income Tax Act 1961. The following steps has to be followed by for computing the total income of an assessee. Step number 1, determination of, पहले सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है आपको? रेसिडेंशियल स्टेटस। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, क्यों क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम? कौन से हेड का इनकम है उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको है ना कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो बिजनेस इनकम है, तो आपने इस हेड में क्यों लिखा? जैसे आपको हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देने का आपका बिजनेस है, सुबह शाम आपका वही बिजनेस है कि आप हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं,
मान लो आपके पास 40 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आप क्या देते हो, रेंट पे देते हो। तो ये 40 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना, इट रिक्वायर्स द बिजनेस स्किल। समझ में आ रहा है ना? तो आप कर क्या रहे हो, कमर्शियल टर्म्स में तो आप बिजनेस ही कर रहे हो ना, बट इनकम टैक्स ने क्या बोला कि नहीं आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। नो डाउट आप अपने लिए बिजनेस कर रहे होंगे, बट हम हमारे टैक्स का कैलकुलेशन कौन से एड में करेंगे, पीजीबीपी में नहीं करेंगे, किसके में करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक्सक्लूसिवली क्या है, हेड है। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे डिविडेंड इनकम होता है, तो डिविडेंड इनकम है, यू आर इन्वेस्टर, तो डिविडेंड इनकम होता है तो वो तो आपका आईएफओएस इनकम ही होना चाहिए। बट मान लीजिए कि यू आर रेगुलर ट्रेडर और आप शेयर्स वगैरह बाय करते हो डेली बेसिस पे, तो वो जो शेयर्स है वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो गया, तो डिविडेंड इनकम होगा, वो भी तो वन काइंड ऑफ बिजनेस इनकम ही होना चाहिए ना। बट स्टिल वो लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, डिविडेंड इनकम आपका बिजनेस इनकम नहीं होगा, वो कौन सा इनकम होगा, आईएफओएस इनकम ही होगा। स्टेप नंबर 3, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिजनेस इनकम है, बट उसके लिए सेपरेटली हेड आपके पास है, तो आपको वहीं उसको टैक्सेबल करना है। जैसे आपको पता होगा कि पार्टनरशिप फर्म से क्या, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो सैलरी वगैरह मिलता है, क्या बोल रहा हूं मैं, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो सैलरी वगैरह मिलता है, तो वो सैलरी इनकम होगा कि बिजनेस इनकम होगा, बिजनेस इनकम ही होगा ना। आपको सुनने में सैलरी जैसा साउंड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कौन सा इनकम होगा, सैलरी होगा, ठीक है ना। वो कौन सी इनकम होगी, बिजनेस। क्योंकि सैलरी के लिए कौन सा स्टेटस होना जरूरी है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, विच इज नॉट इन द केस ऑफ द व्हाट, प्रिंसिपल टू, मतलब यहाँ पे तो जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर जो है वो तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल हो गया ना। स्टेप नंबर 3, computation of income under the each head after providing for deduction and exemption. Now हमने बहुत जब बेसिक स्टार्ट किया तब मैंने डिडक्शन और एग्जम्पशन का मतलब समझाया था। एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वो इनकम आपके टोटल इनकम में आएगी ही नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो इनकम आपके टोटल इनकम में आएगी नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट ध्यान से सुनना, डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको उसको टोटल इनकम में क्या करना है, ऐड करना है, और उसके बाद आपको उसको अंदर क्या लेना है, डिडक्शन लेना है। मैंने ये भी बताया था डिडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक डिडक्शन जो आप इनकम के अंदर से क्लेम करते हो, दैट इज अ डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, और एक डिडक्शन होता है जो आप अपनी इनकम के सामने क्लेम करते हो। जैसे पीजीबीपी में आपके पास कौन से डिडक्शंस होते हैं, सेक्शन 32 में आप डेप्रिसिएशन लेते हो, सेक्शन 35 का साइंटिफिक रिसर्च का लेते हो, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो डिडक्शन कौन से वाले डिडक्शन है, जो आप अपनी इनकम के अगेंस्ट में क्लेम करते हो। तो कुछ डिडक्शंस ऐसे होते हैं जो इनकम के सामने क्लेम किए जाते हैं, और वो डिडक्शन आपकी इनकम से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस ज्यादा वाले अमाउंट को हम लॉस बोलते हैं इनकम टैक्स में। बट आपको मैंने सिखाया था कि जैसे जैसे मान लो कि डिडक्शन, अगर मैं बात करूं डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, क्या बोल रहा हूं मैं, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल, तो डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम कभी सुना है कि आपकी टोटल इनकम से ज्यादा हो? आपका 15 लाख रुपए का इनकम है, तो क्या आप 17 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, तो आपको डिडक्शन पे कितना मिलेगा, जितनी आपकी इनकम होगी उतना ही मिलेगा। फिर क्या करना है, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, अभी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिडक्शन एंड क्या लिखा हुआ है, एग्जम्पशन, उसमें अगर सैलरी होगा तो कौन सा डिडक्शन मिलता है, याद करो, सैलरी में कौन सा डिडक्शन था, सेक्शन नंबर कौन सा था, 16 सैलरी का। फिर हाउस प्रॉपर्टी है, तो हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा वाला था, 24। पीजीबीपी की रेंज काफी बड़ी है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। बट पीजीबीपी की रेंज की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होता है 30 से लेकर कहां तक, 40 तक। 41 डीम्ड प्रॉफिट है, ठीक है ना, और बाद में 44 अकाउंट्स एंड ऑडिट है, ठीक है ना। तो पीजीबीपी का रेंज बड़ा है। फिर कैपिटल गेन में भी हम क्या करेंगे, सेक्शन 48 में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे। एंड आईएफओएस में कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन नंबर कौन सा है, 57, जिसमें आपको क्या मिलता है दोस्तों, डिडक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हेड में कौन से डिडक्शन मिलते हैं। जैसे सैलरी में फिक्स डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड 50,000, हाउस प्रॉपर्टी में भी फिक्स 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल मिलता है। तो आपको है ना कैटेगराइज करना है कि यहाँ पे ये डिडक्शन देना ही है, ठीक है। फिर आपको दे रखा है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको दे रखा है क्लबिंग करना है आपको, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अ स्पाउस। मतलब किसका किसका क्लब करोगे आप, स्पाउस का क्लब करोगे, माइनर चाइल्ड का क्लब करोगे,
ठीक है, एंड बाद में क्या करना है, सेट ऑफ करना है, एंड सेट ऑफ नहीं होता है तो क्या करना है, सेट ऑफ नहीं होता है तो क्या सिखाया आपको, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करके फिर सेट ऑफ करना है, एंड बाद में आपको लास्ट में जाके क्या देना है, किसमें से डिडक्शन आपको देना है, जीटीआई में से डिडक्शन देना है। जैसे ही आपको टोटल इनकम मिलता है, वो टोटल इनकम को क्या सबसे पहले क्या करने का, ये फाइल बाद में मैं शेयर कर दूंगा जो मैंने लिखा है, टोटल इनकम को सबसे पहले क्या करने का, राउंड ऑफ करना सिखाया था ना। बट मान लो पहले से राउंड ऑफ किया है तो उसको पहले उसमें कन्वर्ट करोगे फिर राउंड ऑफ करोगे, नहीं, राउंड ऑफ करके दिया है तो ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना। राउंड ऑफ करने का क्या रूल था, अगर लास्ट डेसिमल 5 से ज्यादा होता है या 5 होता है तो आपको नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 पे राउंड ऑफ करना है, और अगर 5 से नीचे होता है तो आपको कहाँ करना है, लोअर मल्टीपल ऑफ 10 पे राउंड, ठीक है ना। आई कैन नॉट सॉल्व एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन अदरवाइज खत्म ही नहीं हो, समझ में आ रहा है ना। टैक्स लायबिलिटी, जो अभी थोड़ा हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रिटिकल डिस्कशन स्टार्ट हो गया। सो अभी क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स में दो चीजें हैं, एक तो उसका कैलकुलेशन इनकम का और दूसरा उसके टैक्स का कैलकुलेशन। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में जाओगे ना तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी के रेट्स याद नहीं रखने होते, वो आपको ऑलरेडी पहले दे रखे हैं, याद रखने पड़ते हैं, आपको दे रखे होते हैं ना, या तो 5 लगेगा या 12 लगेगा 18 लगेगा, तो आपको पहले से दे रखा हो। बट इनकम टैक्स में क्या होता है, आपको टैक्स रेट्स भी याद रखने, इनकम का कैलकुलेशन का बेस भी याद रखना है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि इनकम टैक्स में 2 टाइप के टैक्स रेट्स होते हैं, फिर टीडीएस के भी रेट्स होते हैं, वो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो टैक्स रेट्स में अगर हम बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल टैक्स रेट और एक होता है कौन सा, स्पेशल टैक्स। स्पेशल मतलब क्या होता है, द टर्म स्पेशल मीन्स वहां पे इनकम ज्यादा है और आपकी ऐसी इनकम हो रही है जो पैसिव नेचर की हो रही है। कौन से नेचर की है, पैसिव। पैसिव मतलब आप उसमें एक्टिवली एंगेज नहीं है, तो वहां पे टैक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे लॉटरी इनकम है तो उसमें कितना टैक्स लगता है, 30। कैपिटल गेन इनकम है तो उसमें कुछ जगहों पे 10% लगता है, कुछ जगहों पे 15 लगता है, कुछ जगहों पे 20% भी लगता है। तो ये सब बातें इसके अंदर की हुई है। बाद में इंडिविजुअली जब चैप्टर आएगा तब वापस से टैक्स रेट उसमें मेंशन तो किए, ये हैंड रिटन नोट के। मतलब मान लो कि हम कैपिटल गेन में जाएंगे तो वापस से कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स वहां पे सिर्फ एक्सक्लूसिवली कैपिटल गेन के टैक्स रेट लिखे होंगे। सो आप देखोगे तो नॉर्मल टैक्स रेट्स पहले देखते हैं। नॉर्मल टैक्स रेट्स, उसमें स्लैब आपको दे रखा है अप टू 2.5 लाख तक क्या होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर सीनियर सिटीजन है तो कितना है, 3 लाख। सुपर सीनियर सिटीजन है तो कितना है, 5 लाख। उनको कोई टैक्स पे करना नहीं है इस लिमिट तक। फिर 2.5 3 लाख 5 लाख टू क्या लिखा हुआ है, 5 lakhs, मतलब कितना परसेंट पे करना है, 5%। 5 to 10 कितना है, 20, एंड अबाउट 10 लाख कितना होगा, 30। फिर आपको पता है एक सेक्शन हमने किया था, सेक्शन कौन सा वाला, 115 बीएसी। आप लोगों को याद होगा सेक्शन 115 बीएसी दोस्तों किसका था, दैट इज ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट्स। ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट्स मतलब क्या होता है कि आपके लिए हमने एक अलग से टैक्स रेट बनाया हुआ है, अगर आपको उसमें जाके बेनिफिट लेना है तो आप ले सकते। बट वो बेनिफिट लेने से पहले जो दूसरे बेनिफिट हमने आपको दिए थे वो पहले हम बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट्स आपको याद होंगे, इसमें लिखे नहीं है बट याद होने चाहिए। 2.5 लाख तक कोई उसमें भी टैक्स नहीं था, 2.5% ऑन एवरी 2.5 टिल इट रीच 15 लाख रुपीज। आपको हर बार 5% इंक्रीज करना है, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15, 10 लाख से 12.5 लाख 20, 12.5 से 15 25, और 15 लाख से ऊपर जाते हैं वैसे कितना लगाना है, 30%। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये तो हमने बात किया नॉर्मल टैक्स रेट का। फिर अगर हम बात करें स्पेशल टैक्स रेट्स का, तो स्पेशल टैक्स रेट में कैपिटल गेन वाले टैक्स रेट्स बताए और कैजुअल इनकम वाले बताए, जो इंटरमीडिएट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म पे कौन सा वाला टैक्स है, सेक्शन 2। लॉन्ग टर्म 2 टाइप की हो सकती है, एक हो सकता है सेक्शन 112 और एक हो सकता है सेक्शन 112A। तो 112 पे कितना टैक्स लगेगा, 20%, एंड 112A पे कितना लगेगा, 10%। नो टैक्स अप टू 1 लाख, मतलब 1 लाख तक उसमें कोई टैक्स लगेगा नहीं, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ हो तो। और शॉर्ट टर्म में अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म होगा, कौन सा वाला शॉर्ट टर्म होगा, नॉर्मल शॉर्ट टर्म। तो नॉर्मल शॉर्ट टर्म पे क्या लगेगा फ्रेंड्स, स्लैब लगेगा। क्या लगेगा, स्लैब। अंडरस्टूड एवरीवन। बट अगर
लिस्टेड शेयर्स वाला शॉर्ट टर्म होगा, लिस्टेड शेयर्स वाला सेक्शन 111A वाला, तो उस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 15%। कैजुअल इनकम, लॉटरी पे और गैम्बलिंग पे, बैटिंग पे, इन सब पे कितना टैक्स लगता है? 30। और वहां पे एक वर्ड लिखा है फ्लैट टैक्स। फ्लैट का मतलब क्या होता है? कोई डिडक्शन, कोई सेट ऑफ, कुछ भी करने नहीं देंगे हम लोग, आपको सीधा 30% ग्रॉस कर देते हैं। आ रहा है समझ? ना यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं कि 112 मतलब क्या, अदर लॉन्ग टर्म, 112 है अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स, सेक्शन 111A लिस्टेड शॉर्ट टर्म शेयर्स, ठीक है ना, ये सब नाम आपको दिए हुए। फिर थोड़ा ये ध्यान से देखना पड़ेगा तो नजर आएगा आपको। टैक्स रेट दिया हुआ है, ये तो अभी हमने इंडिविजुअल का देखा, अभी दे रखा है फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी। देखा आप लोगों को कितना परसेंट टैक्स है उसके ऊपर? 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस पर टैक्स रेट आपको दिया हुआ है, आपके सिलेबस में नहीं है इसका कैलकुलेशन। तो अप टू 10,000 तक कितना टैक्स लगेगा? 10%। 10,000 टू 20,000 20%, एंड अगर अबाउट 20,000 होगा तो कितना? 30। मतलब इनको बिल्कुल भी हम टैक्स के मतलब टैक्स के कैलकुलेशन में कोई बेनिफिट नहीं देंगे। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास वैसे भी इनकम कम होती, तो अगर मैं 2.5 लाख की लिमिट रखूंगा तो काफी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो जाएगी? टैक्स में से ही एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेस हमें क्या रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी थोड़ा ध्यान से समझना, ये एमसीक्यू में आ सकता है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट फिर भी कवर किया है स्पेशली फॉर एमसीक्यू। ठीक है, जैसे कंपनी है फ्रेंड्स, कंपनी, तो कंपनी पे कितना परसेंट टैक्स लगता है? बाय डिफॉल्ट कितना लगता है? 30%। बट जैसे मैंने आपको वो 115 बीएसी बताया, क्या बताया? 115 बीएसी क्या था? 115 बीएसी दैट इज अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल। वैसे ही दो सेक्शन उसके आगे वाले हैं, आगे वाले मतलब सी से आगे कौन से आएंगे? एक आएगा कौन सा? BAA। और एक कौन सा है? BAB। ये उन्होंने किसके लिए इंट्रोड्यूस किया दोस्तों? तो ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किन लोगों के लिए? तो जो कंपनी। BAC किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। BAA एंड BAB किन के लिए? तो कंपनीज के लिए। तो जैसे कंपनी के ऊपर 30% टैक्स है, तो कंपनी ने भी ऐसा बोला कि आप हमें भी टैक्स में कुछ बेनिफिट दो, तो गवर्नमेंट ने बोला ओके कोई बात नहीं, हम आपको टैक्स में बेनिफिट दे देते हैं। तो उन्होंने जो 30% टैक्स रेट था उसको कम करके 22% कर दिया। कितना परसेंट? 22%। मतलब 22% उनका टैक्स रेट है डोमेस्टिक कंपनी के लिए। बट अगेन वापस मैं बोल देता हूं, अगर आप ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम में जाते हो ना, किस में जाते हो? ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम में जाते हो, तो उसमें कुछ जो बेनिफिट्स आपको मिलता है ना, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन, 100% साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन, सेक्शन 35AD का डिडक्शन, उसकी वजह से जो लॉस वगैरह आपको हुआ होगा उसका कोई बेनिफिट हम आपको देंगे नहीं। आ रहा है समझ में? तब जाके आपको 22% मिलेगा। मतलब जो ये सारे बेनिफिट्स ले रहे होंगे उनके लिए 22% भी बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बेनिफिट लेने के बाद अगर आप 22% 30% मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो बेनिफिट नहीं लेने से पहले 22% मल्टीप्लाई किया होगा, उससे तो क्या होगा? कम ही होगा। समझ आया मैं क्या बोला? ठीक है ना, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो लोग इनका बेनिफिट लेते ही नहीं है, तो एटलीस्ट उनको तो बेनिफिट मिलेगा ना। कितने परसेंट का? 22%। सो यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो डोमेस्टिक कंपनी में कितना टैक्स रेट है? तो अगर उनका टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर 18-19 400 करोड़ से कम है, डोमेस्टिक कंपनी की बात करें, तो कितना टैक्स लगेगा? 25%। मतलब आप 25% याद रखना, अगर 400 करोड़ से टर्नओवर क्या हुआ? कम हुआ तो। और अगर अदर डोमेस्टिक कंपनी होगा, तो अदर डोमेस्टिक कंपनी में उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, कितना परसेंट टैक्स लगेगा दोस्तों? 30%। एंड फॉरेन कंपनी में कितना लगता है? 40। हावेवर फॉरेन कंपनी में मैंने आपको बेसिक्स में ही समझाया था कि फॉरेन कंपनी में कुछ केसेस में कितना परसेंट टैक्स लगता है? 50% भी लगता है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या तो रॉयल्टी सर्विसेज देते हैं तो। समझ आ गया? ठीक है, सो ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, आप बाद में कॉपी कर लेना। एमसीक्यू के लिए आएगा सेक्शन 115BAA, जिसमें डोमेस्टिक कंपनी के लिए कितना टैक्स है? कितना टैक्स है? 22%।
और एक फिक्स सरचार्ज लगता ही है, फिक्स सरचार्ज लगता ही है, कितना परसेंट? 10%। मतलब ये कितना होगा? 2.2। तो ये हो जाएगा 24.2% प्लस 4% सेल्स कर दो, कितना होता है? 25.17% हो रहा है। मतलब ये कौन सी स्कीम है दोस्तों? ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो इसका कितना करेंगे हम? 25 पॉइंट कितना? 17। तभी ना एग्जाम में आपको एमसीक्यू पूछा है, बोले इफेक्टिव टैक्स रेट निकालो, क्या आंसर वाला टैक्स रेट निकालो, इफेक्टिव। तो इफेक्टिव टैक्स रेट आपको कितना ध्यान रखना है? 25.17। फिर एक और सेक्शन भी है इसके साथ, दैट इज सेक्शन 115 BAB, दैट इज फॉर द ड्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनके लिए टैक्स में बेनिफिट दिया है। उनके लिए टैक्स रेट का रेट कितना है? 15% प्लस 10% सरचार्ज फिक्स है उनके लिए। तो 10% सरचार्ज अगर आप ऐड करोगे तो कितना होगा? 1.5। तो टोटल कितना होगा? 16.5 प्लस इसके ऊपर क्या करना है? 4% सहज ऐड करना है, कितना है? 17.6। बट ये किसके लिए है? ये किसके लिए है दोस्तों? जो कंपनी क्या है, नई बनी है। और कब बननी चाहिए पता है? डेट भी मैं लिख देता हूं। डेट उन्होंने मेंशन किया है 1 अक्टूबर 2019 के बाद उनका क्या होना चाहिए? कमेंसमेंट होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेक्शन एमसीक्यू के लिए याद रखना। अभी आप सब लोगों को पता होगा सरचार्ज। तो सरचार्ज में क्या था? इंडिविजुअल में कितना सरचार्ज लगता है? बहुत ज्यादा लगता है। कितना ज्यादा मतलब कितना लगता है? तो 50 लाख से ऊपर होगा तो कितना? 10%। सरचार्ज किस पे लगता है? इनकम पे लगता है कि टैक्स के ऊपर लगता है? टैक्स पे। इनकम पे नहीं लगे। तो 50 लाख से ज्यादा होगा तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा बट 2 करोड़ से कम होगा तो कितना? 15%। 2 CR से ज्यादा होगा बट 5 CR से कम होगा तो कितना? 20। अगर 5 CR से ज्यादा होगा तो कितना? 37। याद करो, एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है कि जब आपकी इनकम स्लाइटली क्या होती है? स्लाइटली स्लाइटली जो लिमिट जहां पे सरचार्ज लगता है उससे ज्यादा होती है, और आपकी जितनी ज्यादा इनकम है और उस ज्यादा इनकम की वजह से जितना ज्यादा टैक्स आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो जो ज्यादा वाली टैक्स वाली जो अमाउंट है ना, वो एडिशनल इनकम से ज्यादा है। जैसे मान लो आपने 51 लाख रुपीज अर्न किया है। कितना अर्न किया है? 51। तो आपने 50 से कितना ज्यादा अर्न किया? 1 लाख रुपीज। अभी वो 1 लाख रुपए जो ज्यादा कमाया ना, उसकी वजह से आपको सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, प्लस वो 1 लाख के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दोगे कि 1 लाख रुपए पूरा दे दोगे सरकार को? 1 लाख रुपए पूरा दे दोगे ना उसको, बोले तुम लेके जाओ। क्योंकि अगर वो लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे ना तो वो 1 लाख से तो क्या होगा? ज्यादा ही। तो डिफरेंस अमाउंट को हम क्या बोलते थे? मार्जिनल। बट ऐसा कब होगा? हर केस में होगा। मान लो आपकी इनकम 57 लाख है, तो क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगा आपको? नहीं। मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगा? जब आपकी एडिशनल जो टैक्स है वो एडिशनल इनकम से क्या है? ज्यादा है। समझ आ रहा है दोस्तों मैं क्या? ना मेरे हिसाब से एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा क्या? बातें नहीं। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। वो आपको क्या दे रखेंगे? आपको टैक्स का कैलकुलेशन पूछेंगे और आपको सारी इनकम दे रखी होगी, जो हमने बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आपको याद होगा 111A, 112A, एंड जो डिविडेंड इनकम होता है उस पर मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना हो सकता है? 15%। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? और जो लोग जून 23 में एग्जाम देने वाले, मान लो अभी से मैं बता देता हूँ, किसमें? जून 23। ठीक है ना? ऐसा है कि मान लो कि नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट आ रहा है, तो उन्होंने एक और ऐड कर दिया इनका भाई, कौन? 112 भी ऐड कर दिया। मतलब अभी 4 इनकम हो गई। अभी तक कितनी थी? समझे ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपकी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये फाइनेंस एक्ट 22 का अमेंडमेंट है जो जून 23 के लिए एप्लीकेबल। हम फाइनेंस एक्ट 2021 के अमेंडमेंट पढ़ेंगे। तो जून 23 में जब एग्जाम दोगे तो कितनी? यहाँ पे तो 3 इनकम थी ना,
तो डिविडेंड इनकम है, एसटीसीजी 111A वाला है, 112A, मतलब तीनों के दिन शेयर मार्केट की इनकम है, बट अभी उन्होंने किसको कवर कर लिया, 112 को। तो अभी 4 इनकम पे कितना सरचार्ज मैक्सिमम लगेगा, 15%। समझ आ रहा है? तो बाकी सारी इनकम पे इतना लगेगा, और ये वाली इनकम पे कितना 200 सरचार्ज लगेगा, 15%। कौन सी इनकम? डिविडेंड इनकम, एसटीसीजी 111A एंड एलटीसीजी 112A। 112 अभी तक आया नहीं, तो मेहरबानी करके कैलकुलेट मत करके आ। फिर फर्म एलएलपी, लोकल अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय द टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो कितना सरचार्ज है, 12% है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। एंड सरचार्ज ऑन कंपनी आपको दे रखा है, डोमेस्टिक कंपनी पे कितना सरचार्ज है, फॉरेन कंपनी पे कितना है। अगर 1 करोड़ से इनकम क्या हुई, ज्यादा है, तो कितना आएगा, 7% एंड 2% इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। बट इन केस अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा हुई तो कितना परसेंट, 12%, और कितना आएगा, 5। बट अगर आप कौन सा वाला सेक्शन ऑप्ट करते हो, मैंने थोड़ी देर पहले 2 सेक्शन बताया ना, 115 BAA या तो आप BAB ऑप्ट करते हो, तो 10% सरचार्ज क्या है, फिक्स, इररिस्पेक्टिव आपकी इनकम कितनी है उससे फर्क पड़ता नहीं। समझ आ गया? अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टैक्स रेट्स, कोई चैप्टर में जंप ही नहीं किया आपने, ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, आपका फेवरेट वाला रिबेट, ठीक है। अभी है ना, रिबेट का मतलब क्या होता है कि हम आपको टैक्स में थोड़ा बहुत क्या देंगे, रिबेट दे देंगे। तो रिबेट किसको मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके किए होंगे। जिसकी इनकम दोस्तों, जिसकी इनकम कितने से कम होती है, 5 लाख से कम होती है। और कौन सी इनकम, ग्रॉस इनकम या टोटल इनकम? जिनकी इनकम 5 लाख से कम होती है उनको रिबेट मिलता है। कितना रिबेट मिलता है, तो जितना आपका टैक्स होगा उसका 100%, या तो फिर 12,500, विच एवर इज क्या होगा, आ गया समझ में? इसके साथ मैं आपको एक बात बता देता हूं जो यहाँ पे मेंशन नहीं की है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो, कैपिटल गेन में बताया था, शिफ्टिंग बेनिफिट, याद आ रहा है कि नहीं? तो शिफ्टिंग बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि जब आपकी नॉर्मल इनकम, कौन सी इनकम, नॉर्मल इनकम, एनआई मतलब नॉर्मल इनकम, अगर वो स्लैब से क्या होती है दोस्तों, अगर वो आपकी स्लैब से क्या होती है, इनकम कम होती है, क्या होती है, कम। तो उस केस में अगर आपके पास 112 या 112A या 111A, ये तीनों में से अगर कोई इनकम आपके पूल में पड़ी है, तो उसमें से हम इनकम को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। किसमें शिफ्ट कर सकते हैं, जब तक वो नॉर्मल लिमिट को रीच ना कर ले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी आ सकता है। समझ आ गया? मैं देखो टैक्स के कैलकुलेशन में क्या क्या ध्यान रखने का, एक तो उसके टैक्स रेट्स, फिर अगर कोई रिबेट मिल रहा है कि नहीं वो चेक करो, फिर आप चेक करोगे कि क्या कोई सरचार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है? फिर कोई शिफ्टिंग वाला बेनिफिट तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चेक आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, HEC मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना परसेंट लगता है दोस्तों, 4% ऑफ आपको दिया हुआ है इनकम टैक्स एंड व्हाट, सरचार्ज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, उसके बाद देखो रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। अभी ये भी एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सेक्शन नंबर कौन सा है, 6। इसमें 2-3 चीजें अमेंड हुई है, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस आप तो अभी तक तो जो करते आ रहे थे, ठीक है, कि 180 डेज वाला, और कौन सा वाला, 182 डेज, एंड कौन सा वाला, 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रेसिडेंट बोल देते हैं। फिर आता था ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का क्या मतलब होता है कि अगर उसने पिछले 7 सालों में इंडिया में कितने दिन से ज्यादा स्टे किया, 730, मतलब एटलीस्ट 730,
या 2 years एज अ रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस, तो उस केस में हम उसको इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर देते थे। नाउ ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने से क्या मतलब उसका एडवर्सिटी आ सकती है? ऐसे एडवर्सिटी कोई चॉइस नहीं है, बट स्टिल अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हो तो उससे क्या हो जाता था, आप याद करो। अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो इंडिया में आपको सारी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, इंडियन इनकम पे भी टैक्स पे करना है और फॉरेन। बट अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं, मींस यू आर नॉट फ्रीक्वेंटली विजिटिंग इन इंडिया, इन अ पर्टिकुलर ईयर आप इंडिया में विजिट करने आए थे, तो इन दैट केस अगर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला मैटर होगा तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि उसको सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही क्या होती है, टैक्सेबल। फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है अगर उसका बिजनेस या प्रोफेशन का कनेक्शन कहां से है, इंडिया से। ठीक है, ये कुछ फ्लैशबैक था उस चैप्टर का। नॉन रेसिडेंट को कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में, इंडियन इनकम। इनफैक्ट मैंने आपको बोला था कि इंडियन इनकम तो सारे लोगों को क्या होती है, टैक्सेबल, इररिस्पेक्टिव उनका क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है। और फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में टैक्सेबल होती है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के केस में 2 केसेस। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा जरा। बेसिक कंडीशन आपको दिया हुआ है, प्रेजेंट इन इंडिया एटलीस्ट कितना, 182 डेज, एंड ही मस्ट बी प्रेजेंट फॉर 60 डेज। ठीक है ना, ये दोनों के बीच में क्या दे रखा है, और एंड सेकंड में एंड दिया हुआ है, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द कितने साल, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस, मतलब पिछले 4 सालों में आपका स्टे इंडिया में 365 होना चाहिए। बट इसमें ना 2 एक्सेप्शन आपको बताए थे कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया छोड़ के जाता है, किस पर्पस के लिए छोड़ के जाता है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से जाता है। किस पर्पज से जाता है, एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें लिखा है वेर ये वाला सिचुएशन एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो सेकंड इज नॉट एप्लीकेबल, तो उसमें लिखा हुआ इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। किस पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एंड इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन जो क्या कर रहा है दोस्तों, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये ध्यान रखना। तो ये 2 एक्सेप्शन ध्यान रखना। उसमें कौन सी वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, कंडीशन कौन सी वाली होगी, सिर्फ ये वाली। ये 360 डेज एंड 365 वाली नहीं देखेंगे। क्यों, उसका रीजन मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति इंडिया में है, पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है और काफी लंबे पीरियड के लिए छोड़ के जा रहा है, मतलब वहीं जॉब करेगा। तो अगर वो दिसंबर में छोड़ के जा रहा होगा इंडिया, तो अननेसेसरी तो वो करंट ईयर में रेसिडेंट बन जाएगा ना। तो कोई बात नहीं, इस साल रेसिडेंट उसको बना, फिर अभी क्या होता है, नेक्स्ट ईयर जब वो गया इंडिया छोड़ के, तो अभी नेक्स्ट ईयर में तो उसका 60 डेज का स्टे हो ही जाएगा। मतलब मान लो कि कोई मई में सॉरी इंडिया जून या जुलाई में छोड़ के जाता है, तो जून या जुलाई में छोड़ के जाएगा तो अप्रैल एंड मई में तो कितना दिन हो गया उसका, 60 डेज हो गया। और पिछले काफी टाइम से तो इंडिया में ही था ना, यही जन्म हुआ है, यही बड़े हुए हैं, आसपास कहीं गए भी नहीं है, मोहल्ला तक छोड़ के नहीं गए। अभी सीधा कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो फिर इंडिया के आप तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाओगे, रेसिडेंट तो बनोगे, साथ में क्या बन जाओगे, ऑर्डिनरी। तो वंस यू आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो वहां पे जाके जो पैसा कमाया होगा वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा ना। एडिशनल कंडीशन ध्यान देना, एडिशनल कंडीशन में लिखा हुआ है एटलीस्ट कितने साल, 2 साल। कितने साल में से, आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर आप इंडिया में एज ए रेसिडेंट हो तो आप इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे। एंड आपका स्टे कितने दिन का होना चाहिए, 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस। इन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों ही कंडीशन आपको साथ में सेटिस्फाई करनी। समझ में आ गया। अभी ये छोटा सा फॉर्मेट आपको बना के दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, और अगर वो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो फिर वो सारी इनकम क्या हो जाएगी, उसको टैक्सेबल हो जाएगी ना। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात करो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम कुछ सिलेक्टेड केसेस में हो। तो ये क्रॉस करके बताया, अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है और एडिशनल नहीं करता है तो वो कौन सा स्टेटस होगा उसका, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। नाउ जो न्यूली इंसर्ट हुआ है, ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एज इफ लाइक आप पहली बार पढ़ रहे हो, वैसे ही मैं बता दूं, ध्यान से समझना।
अभी क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है होस्टाइल वे में बिजनेस करते हैं इंडिया में। होस्टाइल मतलब क्या, एक्टिवली इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं बट ऐसा ऑन पेपर प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहे। मतलब जो शातिर दिमाग वाले जो लोग, मतलब वो लोग इंडिया में आते हैं। तो अभी अगर कोई इंडियन सिटीजन होगा, अगर उसको इंडिया में रेसिडेंट बनना है तो उसको कितने दिन स्टे करना पड़ेगा इंडिया में। ये वाले कैटेगरी में आ जाएगा इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया एंड कम्स ऑन visit to India. Now, visit may be a business visit, social visit, or any visit. Visit means visit. तो अभी होता था क्या कि कुछ लोग क्या होता है कि 182 डेज के लिए इंडिया में आते हैं, मतलब ऐसे 6 महीने के लिए आते हैं, बट जैसे 180 डेज होता है ना, सीधा 181 डेज पे फ्लाइट पकड़ा और कल्टी मारा इधर से। तभी होता क्या है, तो वो 181 डेज पे इंडिया छोड़ के चला जाएगा, तो होगा क्या, तो वो इंडिया का क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। तभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं, 6 महीने बिजनेस करके जाते हैं और अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा के जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसा कमा के जाते हैं उस पर तो हम टैक्स ले लेते हैं, बट जो पैसा वहां कमा रहे, कहाँ पे, फॉरेन में जो अर्न कर रहे हैं, टेक्निकली उस पर भी तो आपको इंडिया में डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, उस इनकम को इंडिया में क्या करना है, डिक्लेयर तो करना है। तो जैसे ही 182 डेज होने वाला होता है ना, वो लोग इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। तो हमने क्या किया, उनके लिए एक कंडीशन लगा दी कि अभी आपके लिए है ना 182 डेज नहीं लगेगा, आपके लिए हम कितना डेज लगा देंगे, 120 डेज। मतलब जो 6 महीने का जो आपका विजिट था ना, उसको कम करके कितना कर दिया, 4। अभी आपको 119वें दिन पे जाना पड़ेगा इंडिया छोड़ के। अभी क्या होता है कि 4 महीने में बिजनेस इतना अच्छे से ऑपरेट नहीं हो सकता। अगर ऑपरेट करना है आपको बिजनेस को अच्छे से, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द ईयर तो आपको अपने कंट्री में रहना पड़ेगा, तब जाके आप उसको ऑपरेट कर पाओ। ऐसा माइंडसेट होगा, मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही हो। तो उन्होंने बोल दिया कि अब आपके लिए 182 डेज नहीं लगेगा, अभी आपके लिए कितना लगेगा, 120 डेज। बट प्रोवाइडेड आपकी टोटल इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 15। अगर 15 लाख से कम होगी तो ये एक्सेप्शन काम करेगा, क्योंकि 15 लाख से कम होगा वो आना जाना करेगा ऐसे, उसका फ्लाइट का टिकट ही महंगा हो जाएगा ना। मान लो 5 लाख रुपए इनकम है और 120 डेज होने आए और इंडिया छोड़ के जा रहा है और फ्लाइट का टिकट ही 1.5 लाख रुपए, तो कोई जाने के बारे में सोचेगा, बोले यहीं रह जाते हैं ना, थोड़े दिन और यहीं रह जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आगे समझ में। पर जो मान लो 25 लाख 40 लाख रुपए इनकम कर रहा है 6 महीने में, तो वो तो सोचेगा ना कि अभी अगर हम रुके तो इंडिया में ये सारी इनकम जो बाहर है ना, वो सारी टैक्सेबल हो जाएगी। मान लो इंडिया में 40 लाख रुपए बिजनेस इनकम और सिंगापुर में हमारा जो बिजनेस था वहां पे 4.5 करोड़ रुपए का इनकम है, तो अननेसेसरी वो 4.5 करोड़ भी इंडिया में क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आप लॉजिक समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपने इंडिया में बिजनेस सेट किया हुआ है, आप फ्रीक्वेंटली इंडिया विजिट करते हो, क्या करते हो, फ्रीक्वेंटली इंडिया विजिट करते हो, कितना दिन, 180 डेज, 181 डेज। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कंडीशन रख दी कि अभी 182 डेज नहीं रहेगा, आपके लिए कितना रहेगा, 120। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, विजिट टू इंडिया एंड हैविंग अ टोटल इनकम, कितने से ज्यादा होता है टोटल इनकम, 15 लाख से ज्यादा। एक्सक्लूडिंग क्या दिया हुआ है, excluding the foreign income, then the following condition for the residential test। तो उसमें दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो था वो। बट सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या लगा दी, इन दोनों के बीच में और 120 डेज, एंड इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड 365 डेज ड्यूरिंग द क्या लिखा हुआ है, फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस। आगे समझ। इससे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा वाला निकलेगा, इससे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा वाला निकलेगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ये वाला निकलेगा। बट वंस यू बिकम द ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो वो तो आपको एडिशनल कंडीशन से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक और एडिशन उन्होंने किया, ये तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है बताएं, ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब आप इंडिया नहीं आओगे ना तो भी आप इंडिया के क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। इंडिया में ना आए बिना ही आप इंडिया के क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। तो काफी नाराजगी थी लोगों की, जो लोग इंडिया से बाहर हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे तुम, इसीलिए हम इंडिया छोड़ के आए थे, आप हमारे साथ इस तरह का एलियन ट्रीटमेंट करते। तो अभी उन्होंने क्या कहा कि पहले ना थोड़ा प्रोविजन पढ़ लो,
तो जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये सेक्शन में जितने भी बाहर लोग हैं, इंडिया के सिटीजन जो भी बाहर हैं, और ये सेक्शन उन्हीं को एप्लीकेबल होगा जो इंडियन सिटीजन होगा। आपको समझ आ रहा है? इंडियन सिटीजन होगा या तो इंडियन ओरिजिन होगा, तो उन लोगों को ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। और अगर उनकी इनकम उस कंट्री में 15 लाख रुपए से ज्यादा है जिस कंट्री में वो लोग क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो वो इंडिया के डीम्ड रेसिडेंट बन जाएंगे। ऐसा बोलते ही सब लोग क्या हो गए, पागल हो गए, बोले ये क्या कर रहे हो। दुबई में जो लोग हैं, या फिर मान लो कि कोई अफ्रीका में जो लोग ठहरे हुए हैं जहाँ पे टैक्सेस इंडिया से काफी लो है, या तो इनफैक्ट कुछ जगहों पे तो है भी नहीं, तो वो लोग ऐसा बोलने लगे कि अब हम क्या करें। इनफैक्ट जो हैवी कंट्रीज जो टैक्सेस ज्यादा लेती है, वो कंट्री के लोग भी बोलने लगे कि बोले ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हम यहाँ पे भी टैक्स दे और वहां पे भी टैक्स दे। फिर गवर्नमेंट ने एक नीचे लाइन एक और ऐड किया, दैट वुड बी डीम्ड टू बी, क्या लिखा है, थोड़ा ये मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, वुड बी डीम्ड टू बी, would be deemed to be resident but not ordinary resident if he is not liable to pay tax in any other country or territory or by reason of his domicile or the residence of any other criteria of the similar। मतलब आप उस कंट्री में टैक्स नहीं पे करते होंगे तो आप इंडिया के क्या डीम्ड रेसिडेंट। बट मान लो कि आप वहां पे टैक्स पे करते हो पहले से, तो आप बनोगे इंडिया के रेसिडेंट? नहीं बनोगे ना। तो ये किन के लिए है? जो लोग इंडिया विजिट करते हैं उनके लिए। कहीं दिया हुआ है स्टे? नहीं दिया हुआ। तो अगर उनके पास 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होता है तो वो इंडिया के डीम्ड रेसिडेंट हो सकते हैं। समझ आ गया? स्टेटस कौन सा वाला निकलेगा? डीम्ड रेसिडेंट का स्टेटस उन्होंने बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वुड बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकते। मैंने ना आपको लेक्चर से बहुत बार बोला है कि डीमिंग फिक्शन एक ही बार काम करता है, वो या तो उसको रेसिडेंट बनाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनाने की उसकी कैपेसिटी नहीं होती। याद करो एचयूएफ में क्या रेसिडेंशियल स्टेटस था? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली। अगर सिचुएटेड कहाँ पे होता है दोस्तों? इन इंडिया, तो वो एचयूएफ इंडिया का क्या बन जाता है? रेसिडेंट। अगर होली आउटसाइड इंडिया होगा तो वो इंडिया का क्या बन जाता है? नॉन रेसिडेंट। एचयूएफ फैमिली इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बनेगी? तो उसके लिए किसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? तो यहाँ पे लिखा है कर्ता शुड सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन एप्लीकेबल सेम टू, क्या लिखा हुआ है, इंडिया। तो ये बेसिक क्या है कि एक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होल्ली एंड पार्टली इन इंडिया, तो वो इंडिया का क्या बनेगा? तो अगर वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट बनना चाहता है तो होल्ली कहाँ होना चाहिए दोस्तों? पूरी तरह से कहाँ पे होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया, तब जाके वो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट, ये टेबल आपने देखा हुआ है, मैं समझाऊंगा नहीं इसको। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को इंडियन इनकम क्या होगी? इनफैक्ट देखो इंडियन इनकम सब में क्या होगा? टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। फॉरेन इनकम देखो, रेसिडेंट में टैक्सेबल, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी में क्या लिखा हुआ है? नॉट टैक्सेबल, बट उसमें स्टार किया होगा। एंड नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, सीए इंटर का हो, सीए में इंटर का हो, आपको ये रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम का एक कंबाइंड सम आपको ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में या 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में तो देखने को मिलता ही। कितने मार्क्स का आता है दोस्तों? 6 to 8 मार्क्स का। समझ में आ गया? तो वो एक्सेप्शन जो स्टार बनाए ना, वो यहाँ पे दिए हुए। फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी बट टैक्सेबल इफ द बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल कहाँ से होता है? इंडिया से होता है, तो टैक्सेबल होगा। अंडरस्टूड? फिर यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन कौन सा वाला, जो मैंने आपको बोला ना, ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम। अभी ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम में कौन जा सकता है? ये बीएससी है ना, तो कौन, किसके लिए ये लोग? इंडिविजुअल। तो उसमें आपको दे रखा है टैक्स रेट अप टू 2.5 लाख तक कितना लगेगा? कुछ भी नहीं, जो नॉर्मली उधर भी था, 2.5 to 5 लाख। एंड ऑन एवरी 5 lakhs, सॉरी, ऑन एवरी 2.5 lakhs आपका टैक्स रेट 5% से, देखो आप ऑब्जर्व करोगे तो इंक्रीज हो रहा है ना। बट इस सेक्शन में आने से पहले कुछ बेनिफिट्स जो होंगे वो आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने स्पेस रखा हुआ है, आप वहां पे लिख लीजिएगा। मैंने बोला हुआ है जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो हाउस प्रॉपर्टी का 24B का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर आप बिजनेसमैन हो तो। साइंटिफिक रिसर्च स्पेसिफाइड बिजनेस का आपको कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं।
आ रहा है समझ में? चैप्टर 6A का भी कोई डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं, एक्सेप्ट ATCCD का आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? डबल जे डबल ए का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये था दोस्तों बेसिक्स, जो कितने पेज का है? 8-9 पेज का है, ठीक है ना? नाउ अभी स्टार्ट करते हैं विद द हेड्स ऑफ इनकम। ध्यान देना सब लोग, विद द हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी सबसे पहला जो है वो, ठीक है? तो सैलरी के अंदर आप सब लोगों को पता है कि जैसे सेक्शंस कम है उसमें, बट वो परक्विजिट वाला रेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है? बट मैंने आपको बताया कि परक्विजिट में आपको सारे परक्विजिट्स कर तो लेने एक बार, बट 6-7 परक्विजिट जो बड़े वाले हैं, जैसे वो एक रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला है, एक मोटर कार वाला स्टैंडर्ड है, फिर वो मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन वाला, ठीक है ना? और एक LTC वाला, लीव ट्रैवल कंसेशन। वो ट्विंस को हम एक ही काउंट करते थे अगर सेकंड बर्थ में आता था तो, ठीक है? तो जो चैलेंजिंग पार्ट है ना, वो चैलेंजिंग पार्ट दोस्तों परक्विजिट में आपको दिखेगा। अभी उसमें नहीं जाएंगे, वो बहुत ज्यादा अपने, ठीक है ना, ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास तो बहुत टाइम नहीं, आपके पास नहीं है, ठीक है ना? तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें बहुत ही प्री डिटरमिन वे में जाना पड़ेगा। बिल्कुल भी उधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? जिस ऑब्जेक्टिव से मिले उस ऑब्जेक्टिव से पूरा कंप्लीट करके जाना है। आ रहा है समझ? तो थोड़ा आप ऑनलाइन वाले जो है वो भी अपना इंटेंस थोड़ा क्या रखना, हाई रखना, क्योंकि रिसीविंग एंड पे कौन हो? आप हो। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर हम बात करें सेक्शन 15, तो सेक्शन 15 उसका कौन सा सेक्शन है दोस्तों? उसमें क्या डिफाइन किया है? तो उसमें डिफाइन किया है चार्ज। क्या चार्ज है? सैलरी ड्यू होता है या सैलरी रिसीव्ड होता है, विच एवर इज अर्लियर, वो टैक्स लग जाएगा। फिर यहाँ पे डायरेक्टली क्या दे रखा है आपको? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देयर हैज टू बी रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर में भी पास्ट, प्रेजेंट और क्या हो सकता है, फ्यूचर। एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन में जो पैसा मिलता है वही सैलरी में जाता है। मैंने आपको बोला था कि एज ए एम्प्लॉयर आपने कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया एम्प्लॉय को, नॉट being the part of the employment obligation, but apart from receiving the other services which is not covered in the employment later, तो in that case वो उसके लिए कौन सी इनकम होगी? बिजनेस इनकम होगी या IFRS की इनकम होगी। फिर मैंने एक फीस भी आपको बताई थी, नॉन कम्पीट फीस, कि कोई कंपटीशन क्रिएट ना हो, उसके लिए आपने एम्प्लॉय को कुछ पैसा दिया तो वो एम्प्लॉय के लिए बिजनेस इनकम होगी, ठीक है? तो चीजें बहुत सारी थी, बट ये मटेरियल कौन सा वाला है? रेगुलर पढ़ने के लिए कि एग्जाम के एक दिन पहले? मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया था, समझ आ गया ना? इसको लेकर बाद में ऐसा बैठोगे बोले DT में आ जाएंगे, ये एग्जाम के 4-5 घंटे पहले जब पढ़ना होता है तब का ये मटेरियल है। सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज क्या होगा? अर्लियर। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या होगा दोस्तों? ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी में दो चीजें, एक तो क्या होगा, कवर्ड बाय एक्ट होगा, एक नॉट कवर्ड बाय एक्ट होगा। उसमें भी उससे पहले दो कैटेगरी और होती है, एक कौन सा एम्प्लॉय होता है, नॉन गवर्नमेंट, और एक कौन सा होता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आपको पता है क्या होता है, फुल्ली एक्सेप्ट। नॉन गवर्नमेंट में क्या होगा? अगर कवर्ड बाय एक्ट है, अभी देखो सैलरी को तो है ना आपको ऐसे मेमोराइज करना है थोड़ा, मैं पूरा रट्टा मारने को नहीं बोल रहा। कवर्ड बाय एक्ट होता है, तो कवर्ड बाय एक्ट में याद करो मैक्सिमम एग्जम्पशन जो होता है वो 20 लाख का मिलता है। फिर वो जो कैलकुलेशन होता है, लास्ट ऑन सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सर्विस। एंड थर्ड जो होता है एक्चुअल में जितना ग्रेजुएटी रिसीव हुआ है, वो तीनों में से जो कम होगा उसका हम आपको क्या दे देंगे? एग्जम्पशन दे देंगे। देखो अभी आप क्या वर्ड बोले? रिडक्शन नहीं बोले, क्या बोले? एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब हम इनकम में से रिडक्शन दे रहे हैं, कि इनकम ही ऐड ही नहीं करेंगे ना, टोटल इनकम में ऐड ही नहीं होगा, ठीक है?
तो ये ध्यान रखना। तो अगर कवर्ड बाय एक्ट होता है तो इस तरह से करना है। नॉट कवर्ड बाय एक्ट में याद करो, नॉट कवर्ड बाय एक्ट में क्या था, 20 लाख का एग्जम्पशन उसमें भी था, बट उसमें क्या था, लास्ट ऑन सैलरी की जगह एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो लेंथ ऑफ सर्विस में क्या था कि 6 महीने से ज्यादा काम किया तो फुल लेने का, और अगर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 6 महीने से ज्यादा काम किया है तो उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम फुल मंथ या फुल ईयर लेंगे ही नहीं, जितना कंप्लीट हुआ है वही लेंगे। अंडरस्टूड? नाउ अभी है ना, आपको पता होगा सैलरी में हर जगह क्या होता है, वो सैलरी का बेस चेंज हो जाता है कि इसमें कौन सा वाला सैलरी लेना है, इसमें कौन सा वाला सैलरी लेना है। तो सैलरी के लिए क्या करना है आपको, तो जैसे मैंने बोला लास्ट ऑन सैलरी, तो लास्ट ऑन सैलरी में आपको क्या करना है, बेसिक प्लस डीए इन केस ऑफ कवर्ड बाय एक्ट होता है, जो लिखा है ना ऊपर बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझ में आया ना। कवर्ड बाय एक्ट होगा तो क्या, बेसिक प्लस डीए। नॉट कवर्ड बाय एक्ट होगा तो बेसिक प्लस डीए, ओनली रिटायरमेंट बेनिफिट ही आएगा, प्लस परसेंटेज ऑफ क्या होगा दोस्तों, कमीशन। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्रेजुएटी खत्म। ठीक है, फिर जाते हैं पेंशन में। पेंशन में याद करो दो टाइप का पेंशन होता था, एक होता था लमसम और एक होता था मंथली मंथली। मंथली मंथली मतलब हौले हौले धीरे धीरे जो आपको पेंशन मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे जो पेंशन मिलता है उसमें टैक्स भी धीरे धीरे लगाते हैं, फुल्ली क्या होगा टैक्स मिलता है। बट अगर लमसम पेंशन मिलता है तो लमसम पेंशन में क्या था, दो पॉसिबिलिटी, अगर ग्रेजुएटी रिसीव हुआ है तो 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, एंड अगर नहीं हुआ है तो 1/2 ऑफ द। कुछ पेंशन दोस्तों एग्जेम्प्ट हुआ करते थे, याद करो, अगर आर्म फोर्सेस के फैमिली मेंबर ने पेंशन रिसीव किया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पेंशन मिला है, तो वो सारे पेंशन क्या होते थे, एग्जेम्प्ट। आ रहा है समझ में? ये जो मंथली पेंशन है वो सबको टैक्सेबल होता था, बट जो लमसम पेंशन आप विड्रॉ करते हो वो सिर्फ और सिर्फ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्सेबल होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो फुल्ली क्या होता है, एग्जेम्प्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट पेंशन, इसके ऊपर सम बन सकता है। फैमिली पेंशन, याद करो फैमिली पेंशन जो आईएफओएस में टैक्सेबल होता है, कहाँ टैक्सेबल होता है, आईएफओएस। तो जो फैमिली पेंशन आईएफओएस में टैक्सेबल होता है, वो आईएफओएस में टैक्सेबल होने से पहले आपको पता होगा कि उसमें एक डिडक्शन मिलता है 15,000 रुपए का, और 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन विच एवर इज क्या था, लो। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसका क्या लेना होता है, टैक्स लेना होता है। अंडरस्टूड? तो वे पहला कौन सा था, ग्रेजुएटी, दूसरा पेंशन। थर्ड देखो, लीव सैलरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीव सैलरी? लीव सैलरी का मतलब क्या होता है कि आपने जिस दिन छुट्टी थी उस दिन भी आके ऑफिस में आके क्या किया है, काम किया। जिस दिन आपका लीव था उस दिन भी आके आपने काम किया है, तो आपकी लीव क्या होती है, अक्यूमुलेट होती है। क्या होती है, अक्यूमुलेट। और वो लीव अक्यूमुलेट होने के बाद जब आप रिटायर होते हो तो वो क्या हो जाती है फ्रेंड्स, एनकैश हो जाती है। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? तो वो लीव एनकैश हो जाती है। तो आपको पता होगा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव एनकैशमेंट मिलता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अभी आप ये भी देखना मटेरियल में जाके, मैंने ये भी बताया हुआ है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरी दी है। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो होता ही है, दूसरा वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एंड तीसरा लोकल बॉडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो लीव सैलरी में उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फुल्ली एग्जेम्प्ट बोला हुआ है कि ये इस केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट करेंगे, बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तो उसमें दिया हुआ है पहला कितना दिया हुआ है, 3 लाख। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि जब लीव सैलरी आप कैलकुलेट करते हो तो जो लीव हम काउंट करते हैं वो लीव में कितने दिन का आपको बेस देना है, 50 डेज का ही आपको क्या लेना है, बेस देना है। कितने दिन का, 30 डेज का। कितने दिन का बेस लेना है आपको, 30 डेज का। इट वॉज माई मिस्टेक, कितना, 30 डेज। तो अगर आपके एम्प्लॉय ने ज्यादा लीव दी है आपको, तो फिर हम कैलकुलेशन के लिए कितना देंगे दोस्तों, 30 डेज। बट मान लो आपके एम्प्लॉय ने आपको 25 डेज का लीव दिया है, कितने दिन का, 25, तो हम कितना देंगे, 25। समझ रहे हो? तो यहाँ पे दिया हुआ लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, कैश इक्विवेलेंट ऑफ द लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ्स, मैक्सिमम 30 डेज। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैक्सिमम कितने दिन का लीव सैलरी देंगे हम लोग आपको, मतलब आपको तो जो एक्चुअल में मिला होगा वो मिला होगा।
बट हम एग्जामिशन के लिए कितने दिन लेंगे, जो एक्चुअल डेज होंगे वो, या 30 डेज? 30 डेज। एंड 10 मंथ का आपको क्या लेना है, सैलरी बेस्ड ऑन क्या होगा, एवरेज। समझ आ गया? ठीक है, सही ध्यान। जैसे मान लो कि जब आप रिटायर हुए ना, जब आप रिटायर हुए, आपका एम्प्लॉयर आपको 45 डेज की लीव देता था। कितने दिन की लीव देता था? 45 डेज। 45 डेज मल्टीप्लाई बाय कितने साल आपने काम किया है, मान लो 10 इयर्स, तो कितने दिन का लीव हो गया? 450 डेज का लीव हो गया। अभी 450 डेज में से कितने दिन का कैलकुलेशन हम करेंगे, मतलब 45 एग्जम्पशन आपको एनकेशमेंट, एक्चुअल में एनकेशमेंट किसका मिला होगा? एक्चुअल में एनकेशमेंट तो 450 डेज का मिला होगा ना। बट जब हम एग्जम्पशन देने जाएंगे, तो एग्जम्पशन जब देने जाएंगे तो किसका बेस लेंगे? 45 डेज का बेस लेंगे कि 30 डेज का? 30 डेज। तो 30 डेज मल्टीप्लाई बाय 10 इयर्स करूंगा तो कितने दिन का आपको एग्जम्पशन मिलेगा? 300। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली 5 मंथ्स की सैलरी तो टैक्सेबल होगी, होगी या नहीं? हाँ, उसके बाद अदर फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी तो है ना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है रिट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है? रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है कि अभी कुछ एम्प्लॉइज हैं, मतलब हमें कॉस्ट कटिंग पे उतरना है, मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में, किस पे उतरना है? कॉस्ट कटिंग। तो हमने ऐसा देखा कि कुछ एम्प्लॉइज जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा, बट अभी क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग पे उतरे हैं तो, एंड एज सच वी आर कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल, तो कॉस्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? तो हमने क्या किया, कुछ एम्प्लॉइज को प्री मैच्योर टर्मिनेशन दे दिया। प्री मैच्योर टर्मिनेशन से मेरा मतलब है कि उनको समय से पहले ही हमने उनको क्या कर दिया, निकाल दिया। तो फॉर दैट यू हैव टू पे व्हाट, कॉम्पनसेशन। एज पर द इंडस्ट्रियल लॉ के हिसाब से आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन उनको देना पड़ेगा। तभी रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन जो भी एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है ना, वो एक कॉम्पनसेशन होगा, बड़ी अमाउंट भी हो सकती है, तो वो जो अमाउंट उसको रिसीव होती है ना, उसमें से ये आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो कितना एग्जम्पशन आपको मिलेगा, देखो, जितना कॉम्पनसेशन आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है उतना, फिर कितना, 5 लाख। एंड तीसरा क्या दे रखा है, 15 डेज एवरेज पे मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स एंड पार्ट देयर ऑफ इन द एक्सेस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 6 मंथ्स। मतलब कितने दिन का एवरेज पे दिया है, 15 डेज का एवरेज। मतलब जो आपकी सैलरी होगी ना, उसको मल्टीप्लाई 1/2 करना पड़ेगा, तब जाके 15 डेज होगा ना। और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपको, कंप्लीटेड ईयर्स एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 6 मंथ्स। मतलब 6 महीने से ज्यादा होगा तो आपको फुल ईयर काउंट करना। तो इन तीनों में से जो कम होगा ना, उसका आपको क्या मिलेगा, एग्जम्पशन। तो मान लो आपको 15 लाख रुपए रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिला है, कितना, 15 लाख। तभी क्या होगा, 15 लाख मतलब आपने काफी लंबे अरसे से कंपनी में काम किया होगा तो इतना ज्यादा मिलता है। अभी लिया था 2-3 साल पहले तो इतना हैवी नहीं मिलता। तो 15 लाख रुपीज होगा तो मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिल सकता है, 5 लाख रुपए मैक्सिमम एग्जम्पशन मिले। ठीक है। नाउ वीआरएस, इन दोनों के कभी क्वेश्चन आते नहीं है, वीआरएस और रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, बट स्टिल आपको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एग्जाम के अगले दिन ये सब देख के जाना जरूरी है। ओके, तो उसमें दिया हुआ है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम, तो उसमें लिखा हुआ है वीआरएस, आपको पता होगा क्या होता है वीआरएस में। वॉलेंटरीली आप रिटायरमेंट ले रहे हो, मतलब आपको ऐसा है कि अभी रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है, और वो जब वीआरएस आप लेते हो, दैट इज ऑल्सो वन वे टू रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, तो उस केस में अगर आप वीआरएस लेते हो तो उस वीआरएस का आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन। तो जो कॉम्पनसेशन मिलता है उसमें से कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको, टैक्सेबल अमाउंट बता रहा हूँ ना। तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा,
कितनी अमाउंट क्या होगी एग्जेम्प्ट। तो उसमें लिखा हुआ है कॉम्पनसेशन एक्चुअली जितना आपको रिसीव्ड होता है, मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिलेगा 5 लाख रुपए। एंड ये इंटरेस्टिंग है, 3 मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा हुआ है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एंड नंबर 4 लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस क्या लिखा हुआ है लेफ्ट। समझ में आ रहा है। तो इन सब में से जो भी कम होगा उतना हम आपको क्या देंगे एग्जाम्पशन देंगे। मतलब मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितना मिलेगा। जैसे मान लो आपका 40 साल का एम्प्लॉयमेंट था, कितने साल का 40, ध्यान से समझ, 40 साल में से 30 साल आपने जॉब कर ली है, तो कितने कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस हुए 30। तो आपको क्या करना है 3 महीने का सैलरी लेना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 30 ईयर्स करना है। कितना मल्टीप्लाई करना है 30। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग वीआरएस जो होते हैं, जैसे वो 40 ईयर्स का एम्प्लॉयमेंट लाइफ था, तो 75% लाइफ कंप्लीट होने के बाद आप वीआरएस ले रहे हो, ठीक है ना। तो उस टाइम पे कॉम्पनसेशन हो सकता है कि इतना ज्यादा ना मिले। बट मान लो आप इनिशियल स्टेज पे ले रहे हो, मतलब 8-10 साल हुए जॉब को और अभी भी 30 साल का एम्प्लॉयमेंट आपका पीरियड बाकी है, तो उस केस में हम क्या करें। तो उस केस में उन्होंने क्या बोला, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय आप क्या करो रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। तो रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट कितना होगा 30 इयर्स का नंबर ऑफ मंथ्स आप कन्वर्ट करोगे तो 360 मंथ्स होगा ना। तो 360 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी करना पड़ेगा, तभी उतना वीआरएस भी आपको कोई देगा नहीं कि दे देगा। अदरवाइज तो लोग पहले वीआरएस ले लेंगे क्योंकि पैसे मिल जाएंगे। तो फिर समझ आ गया। और वीआरएस भी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही ड्यू होता है। आप क्या याद रखोगे मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिलता है 5 लाख। ये तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात की थी सारी। अभी आ जाओ अलाउंसेस पे। अलाउंसेस पे याद करो क्या अलाउंसेस पे था कि कुछ अलाउंसेस ऐसे थे जो आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेस पे आपको एग्जम्पशन मिलता था। जैसे आपको पता होगा कि लाइक जितना भी आपको अलाउंस मिला है उसमें से जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है वो माइनस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी उसके ऊपर हम क्या ले लेंगे टैक्स ले लेंगे। जैसे वो ट्रांसफर अलाउंस था, ठीक है ना, रिसर्च अलाउंस था, हेल्पर अलाउंस था, याद आ रहा है। ठीक है, तो वो जितना अलाउंस आपको मिलता है उसमें से जो आपका एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ है उसको माइनस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होता है। अभी कुछ कुछ अलाउंसेस ऐसे होते थे दोस्तों जिसका आपको एग्जम्पशन किस पे मिलता था दोस्तों, तो वो आपको फिक्स्ड अमाउंट पे मिलता था। फिक्स्ड अमाउंट से मेरा मतलब क्या है कि आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं, हम आपको एक फिक्स क्या दे देंगे एग्जम्पशन दे देंगे। जैसे वो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस में तो सबको पता ही होगा कितना था 100 रुपए, हॉस्टल में रहता है तो 300 रुपए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और हैंडीकैप एम्प्लॉय तो 3200 रुपए, दूसरे के किसी को मिलता नहीं है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये सब कुछ उधर दिया हो। पर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय में अगर कोई काम करता है तो 70% ऑफ अलाउंस था और 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर था। याद आ रहा है सब कुछ, ये ध्यान रखो। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सैलरी का क्वेश्चन आता ही है फिक्स, आप सब लोगों को पता है। और लास्ट में मैंने एक बीच में जो सेशन रखा था उसमें मैंने बताया था कि आपको पहले क्या टारगेट क्या करना है। पेपर में आप किसको टारगेट करोगे, पहले पीजीपी को टारगेट करो। आप पीजीपी टारगेट करने जाओगे वो आपको टारगेट कर देगा, आ रहा है समझ। तो आप पहले ये चेक करो कि आपके रेंज में कौन से चैप्टर्स है जो आप इजीली डील कर सकते हो। इनफैक्ट आपको ऐसा लग सकता है कि सर पीजीपी का मुझे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से आता है तो बाद में कर लेना ना बेटा, कौन ना बोल रहा है। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए थोड़ी ना बुला रहा हूँ, आज ही करना है। बट पहले जो आता है एमसीक्यूज वगैरह कंप्लीट कर लो। दिया होगा ना प्रीलिम आप लोगों ने, डीटी का पेपर दिया था ना, एमसीक्यू लगे होंगे ना, ठीक है ना। तो वो प्रीलिम दिया होगा तो पता चल गया होगा कि एमसीक्यू का लेवल भी इतना हो सकता है। था ना एमसीक्यू मेरे ख्याल से टफ ही थे शायद। सुनाओ परक्विजिट पे चले जाते हैं अभी, बातें नहीं। परक्विजिट सेक्शन नंबर 17, उसमें देखिएगा पहला आपको दे रखा है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। तो देखो फटाफट देखते हैं इसको। अगर आपको अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है, ठीक है,
तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया होगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फीस टैक्सेबल होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली एंड ओनली लाइसेंस फीस, ठीक है। बट अगर कौन सा एम्प्लॉय होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा एंड अगर अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर होता है या अकोमोडेशन नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर होता है, तो अगर अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर होता है तो लोकेशन देखना है आप। अगर लोकेशन जिस जगह पे आपको वो रहने के लिए मकान दिया हुआ है, अगर उसका पॉपुलेशन कितने से ज्यादा है, 25 लाख से ज्यादा है, तो कितना 15% ऑफ सैलरी। बट अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो कितना 10% ऑफ सैलरी, एंड 10 लाख से कम है तो कितना 7. अभी यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता था आपको याद करना पड़ेगा। सैलरी मतलब बेसिक प्लस अलाउंसेस प्लस बोनस प्लस कमीशन। अलाउंसेस में सारे टैक्सेबल अलाउंसेस, डीए में सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला आएगा। अदर टैक्सेबल सैलरी विच इज रिसीव्ड फ्रॉम पार्ट टाइम सर्विसेज, वो भी हमें क्या करना है ऐड, बट क्या ऐड नहीं करना है, परक्विजिट को छोड़, सब ऐड करना है परक्विजिट को छोड़, सैलरी वाला यार। फिर ऐसा ना हो कि आईएफएस डाल दिया, सिर्फ सैलरी वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर अकोमोडेशन नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर होता है तो कितना एक्चुअल एंड 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज क्या लो, अंडरस्टूड, ठीक है। ये ध्यान रखें। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दोस्तों अनफर्निश्ड, तो सर अगर फर्निश्ड होता है तो क्या करना है। अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन होता है तो फर्निश्ड अकोमोडेशन होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो फर्नीचर है ना, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वो हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर में अगर फर्नीचर खुद का है तो 10%, नहीं है खुद का तो जो भाड़ा पे करते हैं वो ऐड कर। फिर एक वर्ड आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन के साथ कंसेशनल अकोमोडेशन वर्ड भी यूज हो सकता है। कंसेशनल मतलब क्या होता है कि बिल्कुल रेंट फ्री नहीं है, थोड़ा बहुत रेंट आपका एम्प्लॉयर आपसे चार्ज कर रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत चार्ज कर रहा है तो थोड़ा बहुत माइनस कर जितना आपसे रिकवर हो रहा है, डिफरेंस अमाउंट हम क्या कर देंगे टैक्स। आपको पता होगा अकोमोडेशन होटल में भी दिया जा सकता है। अगर 15 दिन से ज्यादा होटल में रखा है, ठीक है ना, रखा है मतलब वो रहा है, रखा नहीं है किडनैप करके थोड़ी रखा होगा। तो 15 दिन से ज्यादा अगर होटल में रहा है, वो रखा है इससे मेरा मतलब है, तो 15 दिन से ज्यादा वहां रहा है तो इन दैट केस 24% ऑफ क्या सैलरी, याद आ रहा है ना। और वो जो होटल के जो चार्जेस या मोटल के जो चार्जेस होते हैं, इन दोनों में से जो कम होगा उसका हम क्या कर देंगे, टैक्स लगा देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन, ये खत्म हो। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपको रूरल एरिया में मकान दिया, कहाँ पे, रूरल एरिया, जिसका प्लिंथ एरिया 800 स्क्वायर फीट से क्या होता है कम, गांव में तो क्या मकान बड़े बड़े होते हैं, पूरा आपका पूरा वो जैसे गली लगेगा आपको, मकान इतना लंबा लंबा मकान होता है। गवर्नमेंट बोले इतना हवेली टाइप मकान में नहीं रहने, अगर टैक्स फ्री एग्जम्पशन चाहिए तो किसमें रहने का, 800 स्क्वायर फीट छोटा सा झोपड़ी होना चाहिए उसमें रहने का। रिमोट एरिया में मकान दिया आपको, रिमोट एरिया में, तो रिमोट एरिया में आप मकान में रह रहे हो कि मकान को झेल रहे हो, झेल रहे हो ना, तो उस केस में कोई टैक्स लगेगा नहीं। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर आपका लोकेशन चेंज हो जाता है और आपका फैमिली अभी इस सिटी में है और आपका लोकेशन चेंज होके जॉब चेंज होके किसी और सिटी में हो गया, तो 90 डेज तक दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा, 90 दिन के बाद दोनों प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। याद आ रहा है सब? ये मैंने बताया था, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, समझ रहे हो। फर्निश्ड अकोमोडेशन है स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन द वैल्यू एज पर द रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एंड ऐड द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर में क्या क्या ऐड करोगे, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड एक्चुअल रेंटल चार्जेस इफ एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई शैल बी, क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस। सैलरी फॉर परक्विजिट, सैलरी फॉर परक्विजिट में आपको दे रखा है बेसिक, बेसिक प्लस क्या करना है आपको, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस एंड बोनस प्लस क्या करोगे आप लोग, कमीशन। ये सब कुछ हम ऐड करेंगे, क्लियर। वो सब नहीं लिखा है इधर, वो क्या बोला मैंने, 90 डेज तक एक घर लेंगे फिर 90 दिन के बाद दोनों, वो नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है। अदरवाइज लास्ट मिनट रिविजनरी नोट रहा क्या, ठीक है ना, लास्ट मिनट में पढ़ना है ना, सब कुछ लिख देंगे तो लास्ट मिनट पे सब कुछ थोड़ी पढ़ लो। नेक्स्ट, फिर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। याद करो इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन में क्या होता था, अगर आपको लोन 20,000 तक लोन दिया हुआ है, कितने तक, 20,000, तो कोई इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर 20,000 से ज्यादा लोन दिया है तो टैक्सेबल होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि टैक्सेबल लेने के लिए बेस लेना पड़ेगा ना, तो बेस उन्होंने ये लिया है
कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द लोन एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ मल्टीप्लाई बाय एसबीआई बेंचमार्क रेट। एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा होगा, आया समझ में? एसबीआई का क्वेश्चन में इसका पॉइंट होगा तो दे रखा होगा। फिर आपने मस्ती चालू किया एग्जामिनेशन हॉल में, सैलरी के पॉइंट में कहीं इंटरेस्ट फ्री लोन की बात थी नहीं, आपने खड़ा होकर बोला इंटरेस्ट फ्री लोन में एसबीआई का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया। सब लोगों ने अपना सारा काम धाम छोड़ के एसबीआई का इंटरेस्ट रेट ढूंढने चले गए। बोले ये बोल रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं तो होगा ही। चलो, तो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में। ओके, कौन से दिन का लोगे? फर्स्ट डे का कि लास्ट डे का? फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस। मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आप? जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स होंगे, जितने पीरियड के लिए आपने लोन लिया है। अगर मान लो कि कुछ पैसा आपने रिकवर किया है या आपने एज ए एम्प्लॉय कुछ पैसा पे किया है एम्प्लॉयर को, तो उतनी अमाउंट माइनस कर देना, डिफरेंस अमाउंट हम क्या कर देंगे? टैक्सेबल। समझ रहे हो? ये किसका था? इंटरेस्ट। एक एक्सेप्शन और था, जैसे 20,000 रुपए वाला मैंने बताया। एक और क्या था कि अगर आपने मेडिकल पर्पज के लिए लोन लिया है, तो मेडिकल पर्पज के लिए लोन लिया होगा तो वो भी टैक्सेबल होगा नहीं। हाँ, बट मेडिकल पर्पज के लिए लिया था और बाद में काउंटर क्लेम भी था, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसे दे दिए, मेडिक्लेम इंश्योरेंस ने, तो फिर वो पैसे वापस एम्प्लॉयर को जाके लौटा देने। अगर आपने उतने रिटेन किए तो वो वापस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा। मतलब अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट क्या होगा? टैक्सेबल। आया क्या? मोटर कार। ठीक है, अभी ये ना, इसमें मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है। जब मैंने आपको बताया था तब वो बहुत बड़ा टेबल था, जब हमने नॉर्मली लेक्चर में दिखा था। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? तो पहले तो वो याद कर लेते हैं। मोटर कार किसका है? एम्प्लॉयर का। मैंने आपको 3 लेयर में फिल्टर करने को बोला था, ये प्रोविजन ले लो, ले लो। तीन लेयर में फिल्टर करने को बोला था मैंने आपको। 3 लेयर में क्या फिल्टर करने को बोला था? ध्यान से समझना। पहले क्या चेक करोगे? ओनरशिप। फिर क्या चेक करोगे? उसका एक्सपेंसेस कौन इंकर्ड कर रहा है, एंड थर्ड उसका क्या था? यूसेज। अगर अगर कार एम्प्लॉयर का है और अगर एक्सपेंसेस भी कौन कर रहा है दोस्तों? एक्सपेंसेस भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही कर रहा है। एंड अगर कार ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता है, किस पर्पस के लिए? पर्सनल, तो फिर मैंने आपको बताया था 10% कॉस्ट ऑफ कार और द रेंटल चार्जेस इफ द कार इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एंड अदर रनिंग कॉस्ट जो होगा वो हम ऐड कर देंगे, प्लस ये सारा एक्सपेंसेस करने के बाद जो अमाउंट रिकवर किए वो माइनस कर। बट अगर मैंने क्या बोला था कि 90% चांसेस ये हैं कि वो लोग आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेंगे तब उसमें ऐसा लिख के देंगे द कार इज यूज फॉर द बोथ द पर्पस। तो अगर दोनों पर्पस के लिए यूज होती है तो फिर एक नोशनल अमाउंट आपको बताई थी। अगर कार का कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 रुपए, और अगर 1600 सीसी से कम है तो 1800। और हैवी ड्राइवर का कितना था? 900 रुपए था हैवी ड्राइवर का। ठीक है, दोनों केस 1800, सॉरी 1600 सीसी हो, ज्यादा से कम हो या कोई भी हो, ड्राइवर तो ड्राइवर होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। बट कार अगर एम्प्लॉयर का है बट खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है तो फिर उसमें भी मैंने आपको बताया था, सिर्फ अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो ओनली द 10% कॉस्ट ऑफ कार और द रेंटल चार्जेस। इफ इट इज यूज्ड फॉर बोथ द पर्पस देन इन दैट केस 600 एंड 900 रिस्पेक्टिवली क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो ये टेबल थोड़ा उससे थोड़ा शॉर्ट करके दिया हुआ है, देखिएगा सब लोग। अगर कार ओन बाय क्या होता है? ओन बाय एम्प्लॉयर, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है हायर एंड रेंटल, एंड एक्सपेंसेस मेड बाय क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयर, होनली ऑफिशियल यूज नॉट परक्विजिट, ओनली पर्सनल, द परक्विजिट 10% कॉस्ट ऑफ कार, रनिंग कॉस्ट माइनस रिकवरी इफ एनी, वो अमाउंट क्या होगी? टैक्सेबल। ठीक है ना। और अगर मान लो कि पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली किस पर्पस के लिए हो रहा है? पर्सनल पर्पस के लिए, तो हम क्या करेंगे? अगर क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1 हुआ तो 1600 रुपए होगा, एंड यहाँ पे 1800 एंड 2400 दिया हुआ है, और ड्राइवर का कितना दिया हुआ है? 900 रुपीज। बट अगर मान लो कि गाड़ी किसका है? एम्प्लॉयर का, बट खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। ऑफिशियल पर्पस के लिए होगा तो नॉट अ परक्विजिट, बट अगर किस पर्पस के लिए होगा? ओनली पर्सनल, तो 10% कॉस्ट ऑफ कार और द रेंटल चार्जेस अगर रेंट पे लिया हुआ है तो। और अगर क्यूबिक कैपेसिटी है तो अप टू 1.6 1600 सॉरी 600
एंड अबव होगा तो 900, ड्राइवर होगा तो 900। थोड़ा सिंपल है ना ये, उससे ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो कर लोगे ना ये वाला। फिर एम्प्लॉय दिया हुआ है और दूसरा कौन सा दिया हुआ है आपको, एम्प्लॉयर। तो देखो गाड़ी किसका है, एम्प्लॉय का। खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। ऑफिशियल के लिए होगा तो नॉट अ परक्विजिट। कॉस्ट इनकर्ड बाय क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर, अगर पर्सनल होगा तो। बट अगर मान लो खर्चा एम्प्लॉय, सॉरी खर्च गाड़ी एम्प्लॉय की है बट खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर लॉगबुक क्या होता है, मेंटेन होता है, तो लॉगबुक के हिसाब से जाओ। अगर लॉगबुक मेंटेन नहीं होता है तो एक नोशनल अमाउंट ये था, वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना, ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पीएफ वाला, जो कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जब सैलरी का क्वेश्चन आता है तब, ठीक है। देखो उसमें आई विल ट्राई टू फिगर आउट इन द शॉर्टर वे, ठीक है ना। तो उसको उस तरह से लिखा हुआ है। कितने टाइप के पीएफ होते हैं, 4। एक होता है आरपीएफ, यूआरपीएफ, एसपीएफ, पीपीएफ, ठीक है। तो आरपीएफ की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। 12% को जैसे ही क्रॉस करेगा तो जितना एक्सेस होगा वो हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूडेड होता है, तो उसका तो आपको एडीसी में क्या मिलेगा, डिडक्शन। तो वहां पे नीचे लिखा होगा हाउएवर डिडक्शन अंडर सेक्शन एडीसी अवेलेबल। यूआरपीएफ तो उसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, उसमें लिखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में नॉट टैक्सेबल। क्योंकि मैंने क्या बोला था, यूआरपीएफ में सब कुछ क्या होता है, तुझे बाद में देख लेंगे, बाद में मतलब कब, जब सारा पैसा एक बार विड्रॉ करेंगे। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द सैलरी, तो उसको अलग से टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। यूआरपीएफ को हम डिस्करेज करते हैं, इसलिए आपको चैप्टर 6A में एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। एसपीएफ एसपीएफ किन लोगों के लिए होता है दोस्तों, तो एसपीएफ होता किन लोगों के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होगा तो हम बिल्कुल दिल खोल के डिडक्शन देंगे। एटीसी का क्या मिलेगा, डिडक्शन। और दोनों केस में एग्जेम्प्ट होगा, मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सैलरी में इंक्लूडेड है, इसलिए हम एटीसी में क्या दे देंगे, एटीसी में डिडक्शन देके इनडायरेक्टली तो एग्जेम्प्ट ही किया ना, ठीक है ना। ऐसे डिडक्शन दिया बट इनडायरेक्टली उसको क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर मैंने ना आपको डिटेल में बताया था प्रोविडेंट फंड में 2 टाइप की टैक्स ट्रीटमेंट देखनी होती है। एक तो जब आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हो तब का, दूसरा जब पैसा आप क्या करते हो, विड्रॉ करते हो। तो जब आप विड्रॉ करते हो तो आरपीएफ में मैंने ये बोला था कि जब आप आरपीएफ में पैसा विड्रॉ 5 साल के बाद करते हो, कितने साल के बाद, 5 साल, तो कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स ट्रीटमेंट विड्रॉल इन केस ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में देखो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले टैक्सेबल हो गया ना। तो जो टैक्सेबल होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एंड तीसरा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो होगा एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगा, वो किस में टैक्सेबल होगा, सैलरी में। बट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो कौन से एड में जाएगा, आईएफएस। आ गया समझ में। फिर सेल ऑफ मूवेबल असेट बाय एम्प्लॉयर, याद करो एम्प्लॉयर ने छांट छांट के कुछ असेट निकाला है और वो किसको बेच रहा है, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय लेके जा रहा है उसको घर, गवर्नमेंट बोले ये इनडायरेक्टली वन काइंड ऑफ तो क्या हो, परक्विजिट। याद करो कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होता था, तो जितने में वो असेट एम्प्लॉयर ने खरीदा है उसमें से एक नॉर्मल वियर एंड टियर का परसेंटेज आपको माइनस, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन गिनने की 2 तरीके होते हैं, एक होता है डब्ल्यूडीवी मेथड और दूसरा वाला कौन सा होता है, ऐसा। तो डब्ल्यूडीवी में 2 चीजें थी, मोटर कार 20% वाला, कंप्यूटर लैपटॉप कितना परसेंट वाला, 50%, एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस था, उसमें कितना आएगा, लिखा नहीं उधर, अब समझ जाओगे ना। इतना तो याद होगा, ठीक है ना, कितना होगा, 10। आ गया सबको समझ में, ठीक है। अभी ये वैल्यू आपको कब का निकालना है दोस्तों, ये वैल्यू आपको कब का निकालना है, वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2000, ईयर ऑफ ट्रांसफर का। बस बस बात है। इसमें से क्या माइनस करना है आपको, इसमें से आपको माइनस करना है सेल प्राइस। क्या माइनस करना है, सेल। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ। एलडीसी आपका फेवरेट वाला सेक्शन, अगर बाय
हवाई यात्रा आप करते हो, LTC मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन, 4 साल में 2 बार आपको एग्जम्पशन मिलेगा। 4 साल में 2 बार घूमने नहीं जा सकते, जाना है जितनी बार जाओ, पर एग्जम्पशन कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। अगर बाय एयर हवाई यात्रा से सफर करते हो तो कौन से क्लास का एग्जम्पशन मिलेगा? इकोनॉमिक क्लास। अगर बाय रेल जाते हो तो किसका? AC फर्स्ट क्लास का। बट जहां रेल जाता है वहां आप कैसे गए? बाय बस गए। क्यों? बोले नहीं मुझे बस में जाना है। तो उस केस में क्या होगा? तो उन्होंने बोला अगेन AC फर्स्ट क्लास फेयर, बट अगर इफ ट्रेन फैसिलिटी नॉट अवेलेबल देयर, मतलब वहां पे ट्रेन फैसिलिटी नहीं है, तो फिर उस केस में सिमिलर डिस्टेंस जो फर्स्ट AC के लिए होता होगा वो, अगर वहां पे बसेस भी नहीं जाती है तो, अगर बस वगैरह जाती है तो AC क्लास का जो बस का जो फेयर होगा वो हम कंसिडर करेंगे। कितने साल में? 4 साल के ब्लॉक में कितनी बार एग्जम्पशन मिलेगा आपको? 2 बार। किसके साथ जाओगे घूमने के लिए? फैमिली के साथ, ठीक है ना? कितने जने जा सकते हैं? 4। पांचवा गया होगा तो पांचवा का जो खर्चा हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे? ऐड। हाउएवर इन द काउंटिंग ऑफ चाइल्ड, मैंने क्या बोला? फर्स्ट बर्थ में एक चाइल्ड है और सेकंड बर्थ में क्या हुआ? ट्विंस, तो उसको क्या काउंट करना है? एक ही काउंट। ऐसे दिख रहे तीन होंगे आपको, पर लॉ के एंगल से और लॉ के चश्मे की नजर से कितने होंगे? तो आपको तीनों का क्या मिलेगा? एग्जम्पशन। कि सबसे छोटे वाले को घर छोड़ के जाओगे? रोटेशन पॉलिसी लगा रहा, बोले अभी तो आया था घूमने के लिए, अभी आएगा, ठीक है ना? ओनली 2 चाइल्ड अलाउड फॉर, क्या लिखा हुआ है? एग्जम्पशन। मतलब एग्जम्पशन के लिए 2 चाइल्ड है, लेके तो सबको जाना है, ठीक है ना? आगे सबको समझ। HRA में क्या याद क्या रखना है? पेज नंबर 20 है, ठीक है? अगर हाउस रेंट अलाउंस आपको दिया जाता है तो या तो आपको परक्विजिट में दिया जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला, या तो आपको HRA दिया जाए। तो अगर आपको HRA दिया जाता है तो अगर मेट्रो सिटी में हो तो कितना परसेंट है? 50%। अगर अदर सिटीज में तो 40% ऑफ सैलरी। फिर लिखा हुआ है, कॉमन कर दिया फिर मैंने, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, फिर वहां पे रेंट पेड लिखा हुआ है, ठीक है? थोड़ा ऐसे अलग टाइप लग रहा होगा आपको, ठीक है? तो ये रेंट पेड है। फिर क्या होगा? 10% ऑफ क्या? सैलरी। इन तीनों में से जो कम होगा उसका हम आपको क्या देंगे? एग्जम्पशन देंगे। देखो ये 3 बहुत ही हॉट फेवरेट उसके एडजस्टमेंट है। पहला क्या पता है? या तो रेंट फ्री अकोमोडेशन या मोटर का, मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन के ऑल्टरनेटिव में आप HRA ले, या HRA होगा या रेंट फ्री अकोमोडेशन। फिर एक होता है मोटर का, एंड तीसरा होता है PF। ये 3 एडजस्टमेंट तो फिक्स होते ही होते हैं। आया समझ? तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4-5 मार्क्स तो इसी 3 एडजस्टमेंट्स के ही होते हैं। फिर उसके अलावा होता क्या है? बेसिक होता है, DA होता है, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया। 7-8 लाइन का क्वेश्चन तो यही हो गया। फिर इक्का दुक्का ये LDC दे रखा होगा। आ गया समझ में? सेक्शन 16 कितने रिडक्शन मिलते हैं? 3। स्टैंडर्ड रिडक्शन मिलता है 50,000 का फिक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसमें देखो एंटरटेनमेंट जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है। 5,000 का मैक्सिमम क्या मिलेगा? रिडक्शन मिलेगा। 20% ऑफ सैलरी एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, खत्म, एंटरटेनमेंट हो गया। एंड प्रोफेशनल टैक्स क्या लिखा है? पेड हो। पेड बाय क्या? वहां पे लिख लेना, पेड बाय क्या होना चाहिए? पेड बाय एम्प्लॉई। बट मान लो कि पेड बाय एम्प्लॉय नहीं है, बट पेड बाय क्या है? एम्प्लॉयर है। तो पहले उसको क्या ट्रीट करो? परक्विजिट, और फिर उसका क्या ले लो? आ गया सबको समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो भी हाउस प्रॉपर्टी खत्म करते हैं, फिर हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना? फिर बड़े जो महारथी चैप्टर्स हैं, ठीक है, PGBP और कौन से कैपिटल गेन, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो मैं उसी सीक्वेंस में करवाऊंगा जिस सीक्वेंस में एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैंने वो जो लेक्चर लिया था, मैंने उसमें क्या बोला था कि जब अभी आप जब स्टडी करते हो, जब आप अभी स्टडी करते हो तो आपको वो जो पहले 3 चैप्टर्स जो मैंने बताए थे, कौन से? PGBP, कैपिटल गेन एंड सेल, इन तीनों को छोड़कर बाकी के जितने भी चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करना है, फिर लास्ट में वो तीनों करना है। बट जब एग्जाम के अगले दिन जाते हो तब रिवीजन तो सबका करना है ना, कि उसमें बाद में PGBP कैपिटल गेन बाद में करोगे, वो तो करना पड़ेगा। तो
पीजीबीपी और कैपिटल गेन जो है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसका टेक्निक पता होना चाहिए, तो आप उसको भी डील कर ही सकते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चलिए बातें नहीं, फटाफट हो जाएगा ये। सेक्शन 22 जो चार्जिंग सेक्शन है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग और अपार्टमेंट दैट, एक्सक्लूडिंग क्या लिखा हुआ है, वैकेंट प्लॉट। क्योंकि अगर वैकेंट प्लॉट में से अगर आपको रेंटल इनकम होता है तो वो तो आईएफओएस इनकम होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि अगर वैकेंट प्लॉट होगा, वैकेंट प्लॉट में से क्या मिल रहा है आपको, वैकेंट प्लॉट में से रेंटल इनकम हो रहा है तो वो तो कौन सी इनकम होगी, आईएफओएस इनकम। रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड टैक्सेबल अंडर आईएफओएस, नीचे लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, अगर स्टॉक इन ट्रेड होगा तो भी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, अगर मान लो प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड मतलब आप उसको रेंट पे नहीं देते हो, किस पे देते हो, स्टॉक, मतलब बनाया प्रॉपर्टी और उसको बेच दिया, तो अगर बना के बेचोगे तो कौन सी इनकम होगी, बिजनेस इनकम। बट मान लो बना के रेंट पे देते हो तो फिर क्या बिजनेस इनकम होगा, क्या हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा। फिर होता है दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी कैलकुलेट करना। जीएवी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एनुअल, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो उसमें लिखा हुआ है फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज, क्या लेना है, स्टेप नंबर 2 कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज, क्या लेना है, लोअर। तो ये जैसे ही कंपेयर करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट मिलेगा। मतलब एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी से इतना एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि इतना तो मिनिमम रेंट मिलना ही चाहिए, इसलिए उसको एक्सपेक्टेड रेंट कहा जाता है। अभी वो एक्सपेक्टेड रेंट को किसके साथ कंपेयर करना है, विद द एक्चुअल रेंट। इफ AR इज मोर देन ER देन GAV इक्वल टू क्या होगा, AR। बट इफ AR इज लेस देन, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड रेंट, तो इन दैट केस AR इज लेस देन ER बिकॉज ऑफ द लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। मतलब वैकेंसी पीरियड माइनस करने के बाद आपका एक्चुअल रेंट क्या आया, कम आया, तो आपका GAV क्या होगा, एक्चुअल रेंट। बट उसमें लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। अदर रीजन मतलब क्या है कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड माइनस किया, उसके बाद जो आपका एक्चुअल रेंट आया ना वो पहले से ही कम था, तो वो तो कोई और कारणों की वजह से हो सकता है कि रेंटल कम होगा इसकी वजह से, तो उस केस में आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका क्या बनेगा, जीएवी बनेगा। ये ध्यान रखना, समझ आ गया। आपने एक कैलकुलेशन किया होगा कॉल्ड प्रपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, PER, ठीक है। एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जीएवी ऑलवेज क्या होता है, एनुअल वैल्यू व्हेन द प्रॉपर्टी हेल्ड इज अ स्टॉक इन ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हाउस प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखते हो, तो स्टॉक इन ट्रेड आपको कितने साल में बेच देना होता है, 2 इयर्स के अंदर अंदर बेच देना है। अगर 2 इयर्स के अंदर अंदर नहीं बेचते हो ना तो उसका एक नोशनल जीएवी वो लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे होता है ना कि कोई भी 2 हाउस प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हो, तो बिल्डर के पास तो 500 हाउस प्रॉपर्टी होगी, तो अगर 500 हाउस प्रॉपर्टी पे अगर आप जीएवी निकालना स्टार्ट करोगे तो बिल्डर को तो फीवर आ जाएगा ना, बोले ये क्या कर रहे हो तुम। इसलिए उन्होंने 2 साल का टाइम पीरियड दिया, कितने साल का, 2, बोले 2 साल में सारा क्या कर दो, बेच दो। तो 2 इयर्स तक हम आपका जीएवी 0 लेंगे, बट 2 साल के बाद आपका जीएवी क्या होगा बताएं, आपका जीएवी होगा जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा वही आपका जीएवी बनेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट मींस द हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड। तो याद रखना बिल्डर के केस में जीएवी कितना आएगा, जो उसका अनसोल्ड फ्लैट्स होंगे ना उसका जीएवी कितना आएगा, 0, कितने साल तक, 2। पर 2 साल कहां से गिनने के, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज बीन रिसीव्ड। रिडक्शन फ्रॉम AR मतलब एक्चुअल रेंट में से कौन सा रिडक्शन मिलेगा, तो उसमें लिखा हुआ है अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्टेबल ओनली इफ द रूल नंबर 4 सेटिस्फाइड एंड लॉस ड्यू टू क्या होगा, वैकेंसी। रिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू, कितने रिडक्शन मिलते हैं आपको पता होगा, एक मिलता है आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन 30% एंड एक आपको मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में लेट आउट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जितना चाहे उतना इंटरेस्ट डिडक्शन ले सकते हो। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको पता होगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको कितना मिलता है दोस्तों, 2 लाख रुपए का मैक्सिमम मिलता है।
बट 2 लाख रुपए का लेने के लिए आपको लोन कब लेना है? 1 अप्रैल 1999 के बाद। कंस्ट्रक्शन कितने साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 5 साल के अंदर अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द लोन वाज टेकन। एंड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको क्या करना पड़ेगा? अटैच। अदर केसेस में कितना मिलेगा आपको? 30। फिर आपको पता होगा कि एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि आपका प्रॉपर्टी बनके तैयार होगा, उसके बाद तो सेक्शन 22 एप्लीकेबल होगा ना, क्योंकि सेक्शन 22 में क्या लिखा है कि हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब हाउस प्रॉपर्टी कैसा? अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, के बना हुआ होना चाहिए। तो अभी हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैंने लोन तो लाया होगा, हाँ है ना? तो मेरा मान लो मैंने लोन लिया 1 अप्रैल 2020 को, और मेरा हाउस प्रॉपर्टी बनके तैयार हुआ 1 अप्रैल 2022 को। तो मैंने 20-21 में और 21-22 में ब्याज दिया होगा ना, तो उस ब्याज का तो मुझे डिडक्शन मिला ही नहीं होगा उस ईयर में। क्यों? क्योंकि मैं कैलकुलेशन कोई कर ही नहीं रहा हूँ। कैलकुलेशन तो कब से स्टार्ट हो रहा है? बाद में हो रहा है ना, 22-23 से क्या हो रहा है स्टार्ट। तो वो जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड होगा, प्री कंस्ट्रक्शन मतलब जब प्रॉपर्टी यूज करे थे उससे पहले का जो इंटरेस्ट होगा ना, उसका 5 इयर्स में आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पे ना मैंने हिंट बताई हुई है। क्या हिंट है? इफ ईयर ऑफ द लोन एंड द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन इज, क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट। मतलब जिस ईयर में आपने क्या लिया? लोन लिया, और जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है, वो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो उस केस में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आना ही आना है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे देखो, आपने, आपका प्रॉपर्टी बनके तैयार कब हुआ? 31 मई 2022 को प्रॉपर्टी बनके तैयार। देखना है सब लोग, आपने लोन कब लिया था? 1 मई 2021। तभी लोन इस दिन लिया होगा, तो ये लोग तो इस दिन से इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस पीरियड से लेकर 31 मार्च 2022 तक का जो इंटरेस्ट होगा, क्योंकि करंट ईयर का 22-23 का तो आप ले लोगे, बट जो 21-22 में जो इंटरेस्ट आपने पे किया उसका क्या? तो इसको कहा जाता है कौन सा इंटरेस्ट? प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। आपको समझ में आ रहा है? जो कितने साल में डिवाइड करना है आपको। तो मान लो ये कितने महीने हुए? 1 मई से लेकर 31 मार्च, मतलब 11 महीने हुए। 11 हुए ना, अप्रैल ही नहीं है सिर्फ, तो 11 महीने हुए। तो 11 महीने का जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? 5। तो सर कंस्ट्रक्शन तो 31 मई को हुआ है, तो आपने अप्रैल और मई क्यों नहीं लिया? 31 मई 2022 को हुआ ना, तो आपको अप्रैल और मई भी तो लेना चाहिए ना। पर अप्रैल और मई का तो पूरा 22-23 में मिल रहा है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। टैक्सेबिलिटी ऑफ द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड द अरियर्स ऑफ रेंट। सेक्शन याद रखना ये लोग। जो भी अमाउंट आपको रिकवर होती है, किससे रिकवर होती है? अनरियलाइज्ड रेंट के फॉर्म में। तो इन दैट केस वो अमाउंट हम क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। कितना टैक्सेबल करेंगे? बट उसमें टैक्सेबल करने से पहले 30% आपको क्या देना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। बट इसको है ना बहुत डिफिकल्ट बना के पूछना है, तो कैसे पूछ सकते? देखो, सब स्टूडेंट्स को याद तो नहीं होगा, इतना मुझे पता है, मैं बताता हूँ, ध्यान देना। इंस्टीट्यूट का दिमाग चले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नहीं चल सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलूं वही हो। मतलब मान लो 20-21 में आपको अनरियलाइज्ड, देखो सबसे पहले रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट करने से पहले अनरियलाइज्ड रेंट होना बहुत जरूरी, तब जाके उसका रिकवरी। तो 20-21 में आपको अनरियलाइज्ड रेंट हुआ, उस ईयर में आपका एआर जो था ना, एआर वो 8,40,000 था, और आपका अनरियलाइज्ड रेंट था ना 1,20,000। तो कितनी अमाउंट आ गई आपके पास? 7,60,000। सॉरी 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 7 लाख कितना आ गया? 20,000। 7,20,000। अभी हुआ क्या दोस्तों कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट था ना, आपका एक्सपेक्टेड रेंट, वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट था 8 लाख रुपए। तो अभी आपका जीए भी कितना होगा? उस ईयर में जीए भी आपका कितना होगा? 8 लाख ही। अग्री करते हो कि नहीं? अभी आपको क्या हुआ पता है? अभी आपको वो अनरियलाइज रेंट का रिकवरी हुआ। कौन से ईयर में रिकवरी हुआ पता है? 22-23 में रिकवरी। कितना अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ? 1,20,000। तो अभी पूरा टैक्सेबल 1,20,000 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 1,20,000?
क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल हो चुकी है ना पहले से। कितनी एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल हो चुकी है? 80,000। ये यहाँ से माइनस करना है, तो 40,000 रुपीज में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद कितना करना है? 28,000 रुपए टैक्सेबल। आ गया समझ? तो ये आपको क्या करना है बताए, अनरियलाइज रेंट टैक्सेबल करने से पहले आपको उस ईयर की इंपैक्ट देनी है या देखनी है कि जिस ईयर में अनरियलाइज रेंट हुआ था उस ईयर में हमने जीएवी क्या लिया था। अगर जीएवी एक्चुअल से ज्यादा होगा तो उतनी अमाउंट तो पहले से टैक्सेबल हो गई ना, तो वो आपकी क्रेडिट बन गई। क्या बन गई? क्रेडिट। और नेक्स्ट ईयर जब आपको या अगले सालों में जब भी आपको रिकवरी होता है तो वो अमाउंट हम उसमें से क्या कर देंगे? एडजस्ट कर। समझ आ गया सबको? उसके बाद सेक्शन 26 आपको दिया हुआ है को ओन प्रॉपर्टी। तो को ओन प्रॉपर्टी में दिया हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड, और ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है 2-2 लाख रुपए का, वो ओनर वाइज है दोस्तों। कैसे है? ओनर वाइज, प्रॉपर्टी वाइज नहीं है। ईच को ओनर एंटाइटल फॉर डिडक्शन अप टू क्या लिखा हुआ है? 2 लाख। मतलब दोनों, दो ओनर, एक प्रॉपर्टी में 2 ओनर है तो दोनों को 2-2 लाख मिलेगा कि प्रॉपर्टी बेस 2 लाख मिलेगा? दोनों को 2-2 लाख। लेट आउट प्रॉपर्टी होगा तो इनकम एंड लॉस अपोर्शन अमंग द ईच को ओनर एज पर द स्पेसिफिक शेयर। डीम्ड ओनरशिप आपको दिया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी स्पाउस एंड क्या लिखा हुआ है? माइनर को आपने ट्रांसफर किया तो ओनर कौन रहेगा? स्पाउस या माइनर होगा, कि जिसने ट्रांसफर किया होगा वही रहेगा। होल्डर ऑफ एन इनपार्टिबल एस्टेट, ठीक है, मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप रहते हो उसके ओनर आप नहीं होंगे, ओनर कौन होगा? सोसाइटी होगी, आप तो उसके मेंबर हो। पर अभी रेंटल इनकम किसको मिलेगा? सोसाइटी को मिलेगा कि मेंबर को मिलेगा? मेंबर। पर्सन इन पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, पर्सन इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपके पास 20 साल से किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन है, यू आर नॉट द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, तो भी आप उस प्रॉपर्टी के क्या हो गए? डीम्ड ओनर। पर्सन हैविंग अ राइट फॉर द पीरियड नॉट लेस देन, क्या लिखा हुआ है? 12 साल से ज्यादा का राइट है आपके पास, तो आप प्रॉपर्टी के क्या बन गए? तो इसको आप 5 मार्क की थियोरी में इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। वो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ सकते हैं। डीम्ड ओनर सेक्शन नंबर 27। डन एवरीवन? ठीक है, तो ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं 1:30 को। ओके, तो ब्रेक ले लो आप सब लोग, 1:30 को मिलते हैं वापस। ठीक है, और पीजीबी भी स्टार्ट करेंगे अपन लोग। ओके।